Good morning, students. So, we are going to start our new chapter, that is regional aspirations. Regional aspirations, it means क्या है ये जिसको आप बोलेंगे कि क्षेत्रीयवाद. It means किसी क्षेत्र विशेष के बारे में बताए. ये हमारा चैप्टर जो है वो आपका 8 है, जिसके अंदर हम जानने वाले हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं. इट मीन्स रीजनल एस्पिरेशंस. अब ये क्या होता है, क्यों इंडिया के अंदर ये हुआ, इवन आज भी कहीं ना कहीं हो रहा है. विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द टेंशंस अराइजिंग आउट ऑफ रीजनल एस्पिरेशंस एंड हाउ हैज द इंडियन स्टेट रिस्पॉन्डेड टू दीज टेंशंस एंड challenges. What kind of difficulties are faced in balancing democratic rights and national unity? What are the lessons here for achieving unity and diversity in a democracy? It means in this chapter we will read about all these things. फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, उससे पहले हमें रीजनल एस्पिरेशंस का मतलब समझना जो वो जरूरी है कि आखिरकार ये होता क्या है, यानी कि क्षेत्रीयवाद. क्षेत्रीयवाद क्या है ये हम जानेंगे कि आखिर क्षेत्रीयवाद होता क्या है. रीजनल एस्पिरेशंस, जिसको आप क्षेत्रीयवाद बोल सकते हैं. तो ये होता क्या, क्षेत्रवाद. क्षेत्रीयवाद बिल्कुल सिंपल साधारण शब्दों के अंदर, यानी किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जो बात कर रहा हो. और अब ये ऐसा क्या हुआ कि रीजनल एस्पिरेशंस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़े, जिससे कि हमारी यूनिटी को जो है, देश की यूनिटी को जो वो खतरा पैदा हुआ. तो हम बात करेंगे 1980 के दशक की, यानी कि उस दौर में बड़े लेवल के ऊपर ये हुआ कि जो रीजनल जो क्षेत्र जो थे, उन्होंने किसी ने भाषा के आधार पर, तो किसी ने क्षेत्र के आधार पर, तो किसी ने धर्म के आधार पर जो वो डिफरेंट जो है कम्युनिटी की मांग, डिफरेंट स्टेट्स की मांग जो है वो अपने लिए की. तो हम इस चैप्टर में ये सारा कुछ पढ़ने वाले हैं. तो रीजनल एस्पिरेशंस होता क्या है, या क्षेत्रीयवाद में कहूँ तो होता क्या है, इसका मतलब क्या है. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप देश के अंदर जब भी कोई किसी भी एरिया से, किसी भी एरिया में रह रहा है, या उस एरिया के रिगार्डिंग वो इकोनॉमी को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, या फिर अपने ज्योग्राफिकल फीचर्स को लेकर, या फिर सोशली जो है वो अलग अस्तित्व की मांग करता है देश से, तो उसे रीजनल एस्पिरेशंस बोला जाता है. यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र को मुख्य रूप से हम कहेंगे कि वो कल्चरली भी इसके, यानी सांस्कृतिक स्तर पर भी इसकी डिमांड कर सकता है, भौगोलिक स्तर पर भी कर सकता है, आर्थिक स्तर पर कर सकता है, और सामाजिक स्तर पर भी कर सकता है. तो क्षेत्रीयवाद में हम कह सकते हैं बिल्कुल साधारण शब्दों में, जब किसी क्षेत्र विशेष के द्वारा अपनी जाति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी जो वो भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, या संस्कृति के आधार पर, आर्थिक पहलुओं के आधार पर जो वो डिमांड करता है अलग स्टेट की, तो उसे क्षेत्रीयवाद के नाम से जाना जाता है. तो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं सारा डिटेल में कि 1980s के दशक के अंदर, इवन उससे पहले ऐसा क्या हुआ कि हमारे यहाँ डिफरेंट स्टेट्स जो वो आपने 1953 का जो वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी जो है रीड किया था प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, उसमें भी आपने पढ़ा कि किस प्रकार से हमारे यहाँ क्षेत्रवाद की मांग जो वो बढ़ी थी. तो इस चैप्टर में हम यही डिटेल में जानने वाले हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, रीजन एंड द नेशन. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रीजन एंड द नेशन जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, रीजन एंड द नेशन का मतलब क्या है कि क्षेत्र और राष्ट्र किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. तो इसमें हम यही देखेंगे कि 1980s के दशक के अंदर जो है वो अलग अलग ग्रुप के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा जो सरकार से राजनीतिक स्तर पर जो वो डिमांड की गई थी, अपने लिए अलग से जो वो क्षेत्र की डिमांड की गई थी कि हमें अलग से ऑटोनोमस जो वो एरिया दिया जाए, जिसमें हमारे पास जो वो राइट ज़्यादा हो, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वो इंटरफेयर जो उसका कम हो सके. तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. इंडियन अप्रोच. इंडियन अप्रोच के अंदर हम देखेंगे कि भारत के अंदर इसकी क्या अप्रोच है. रीजनल एस्पिरेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे इसकी क्या अप्रोच रही है, यानी कि अगर मैं बड़ी एरिया के ऊपर देखूं तो इसमें ऐसा क्या है
अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और नेशनल बिल्डिंग की बात करें तो हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ प्रिंसिपल्स रहा है क्या कि इंडिया जो है वो एक डाइवर्सिटी बेस्ड जो कंट्री रही है, यानी कि हमारे यहाँ बड़े लेवल के ऊपर इतनी डाइवर्सिटी शायद ही वर्ल्ड में कहीं देखने को मिले। क्योंकि हमारे यहाँ क्षेत्र के आधार पर जो है, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, पहनावे के आधार पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ डिमांड की जाती रही है अलग स्टेट्स की। तो ऐसे में इस डाइवर्सिटी को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी था और हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम जो वो फॉलो किया इंडिया ने। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पर भी फॉलो होगा तो सीधी सी बात है, डेमोक्रेसी के अंदर आप उन्हीं रूल्स रेगुलेशन को, यानी कि आप उन रूल रेगुलेशन को अपनाएंगे जो कि पूरे के पूरे रीजनल जो भी उस एरिया के अंदर जो इतने भी लोग रह रहे हैं उन सभी की इच्छाओं के ऊपर वो खरा उतरें। तो ऐसे में इन रूल्स का जो वो फॉलो करना भी ज़रूरी था और ऐसे में हमारे यहाँ बड़े लेवल के ऊपर डाइवर्सिटी थी, तो कहीं ना कहीं इश्यूज जो वो आने ही थे। वही रीजनल इश्यूज जो है हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। तो ऐसे में कुछ अरेंजमेंट्स भी की गई थी, लेकिन कई बार उसके बावजूद बहुत सारी टेंशन्स और प्रॉब्लम्स जो वो इसमें देखने को हमें मिलती हैं। वो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिरकार ऐसे कौन कौन से स्टेट्स थे जहां पर ये सारी समस्याएं आई। समटाइम्स द कंसर्न फॉर नेशनल यूनिटी में ओवरशैडो द रीजनल नीड्स, कि कई बार हम देखेंगे कि कुछ ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिली हैं। अब उन समस्याओं के पीछे फैक्टर्स क्या रहे, आखिरकार ये समस्याएं आई क्यों। एरिया जो टेंशन्स के अंदर हम देखेंगे, यानी कि टेंशन में तनाव के क्षेत्र कौन कौन से रहे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रहे जो कि जिम्मेदार थे, जिनकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा तनाव जो वो एरियाज़ के अंदर आता है। तो जब हम आज़ाद हुए तो हमने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज जो हो वो, जैसे ही हम आज़ाद हुए रिलीजन बेस्ड हमने देख ली थी, बहुत सारी समस्याएं हुई हमारे यहाँ पर। हमने पार्टीशन देखा, हमने डिस्प्लेसमेंट देखे, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स देखा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स देखा और मैनी अदर ऑब्जर्व्स। इट मीन्स हमने बहुत सारी समस्याएं जो वो हम देख चुके थे। ऐसे में जैसे ही हम आज़ाद हुए, आज़ादी के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा जो मसला था वो आया जम्मू एंड कश्मीर का। लेकिन अगर मैं इसके अंदर आपको डिटेल में जानने को मिलेगा, नेक्स्ट जो पैसेज आएंगे उनके अंदर हम जानेंगे कि आखिरकार ये मसला क्या था। तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा रहा है आज़ादी के बाद से लेकर इंडिया और पाकिस्तान में। इवन आज भी कहीं ना कहीं ये मुद्दा बना हुआ है। बट अगर आज की हम सिचुएशन की बात करें तो आपको पता होगा 5 अगस्त जो है वो 2019 को जो हो जम्मू एंड कश्मीर जो कि पहले एक ऑटोनोमस स्टेट का दर्जा जो वो ले रखा था, अब उसको जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने अधीन करते हुए इसको टेरिटरी में जो है यूनियन टेरिटरी के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया है, जिसके तहत धारा 370 के तहत इसको स्पेशल प्रोविजन जो मिला हुआ था उसको जो वो ख़त्म कर दिया गया है। तो अब ये जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो एरिया जो टेंशन्स के रहे उसके अंदर नागालैंड रहा है, मिजोरम रहा है, यहाँ पर भी बड़े लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स जो वो देखने को मिले हैं जिन्होंने डिमांड की सेपरेशन फ्रॉम इंडिया की। इन द सदर्न एरिया यहाँ पर द्रविड़ मूवमेंट ब्रीफली टॉयड विद द आइडिया ऑफ सेपरेट कंट्री। इट मीन्स साथ ही साथ द्रविड़ मूवमेंट जो हो वो तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर बड़े लेवल के अंदर जो है बड़े लेवल पर यह आंदोलन चलाया गया था ई.मी. रामास्वामी पेरियार जी के द्वारा, जिनके द्वारा ये आंदोलन स्टार्ट किया गया। और इसके बाद उन्होंने जो है इस आंदोलन ने पूरी तरह से दक्षिण भारत के अंदर तमिलनाडु से शुरू हुआ, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दक्षिण भारत के अंदर कई स्टेट्स के अंदर जो अपनी जगह बना ली थी। तो ये जो इवेंट्स थे वो फॉलोड बाय मास एजिटेशंस इन मैनी पार्ट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। वहीं पर हमारे कुछ इश्यूज ऐसे रहे, जैसे आंध्र प्रदेश रहा है, आंध्र प्रदेश की जो डिमांड आज जो आज आंध्र प्रदेश हम देख रहे हैं उसकी स्थापना ही लिंग्विस्टिक आधार पर हुई थी, यानी कि भाषा के आधार पर हुई थी। भाषा के आधार पर पहला स्टेट जो हमारा बना था वो आंध्र प्रदेश ही था। 1952 में इसके लिए जो वो पेरियार जी जो है वो पूरी तरह से भूख हड़ताल पे चले गए थे और डिमांड की थी कि नहीं, हमारे लिए जो अलग से ही स्टेट बनना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें महाराष्ट्र की और गुजरात की, तो ये जो क्षेत्र रहे यहाँ पर भी जो वो मूवमेंट्स हुए हैं और कुछ जो
सदर्न इंडिया के हैं, वहाँ पर भी जो हमें इस तरह के मूवमेंट्स देखने को मिले हैं। चाहे वो तमिलनाडु रहा है, तमिलनाडु में हम देखेंगे तो हिंदी को जब ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा था तो वहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर जो है इसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन किए गए थे वहाँ की जनता के द्वारा, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि हिंदी को जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। वहीं पर हिंदी जो है वो जब उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया तो नदन जो इंडिया था वो इसको सपोर्ट कर रहा था, वही सदर्न इंडिया जो है इसको अपोज कर रहा था। तो ऐसे में दिस डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड एंड द स्टेट ऑफ, और ऐसी ही कुछ डिमांड हमारे 1966 के अंदर रही है, जहां पर पंजाब और हरियाणा जो वो सेपरेट स्टेट के रूप में बने। पंजाब, आपको मैं बता दूं 1966 के अंदर जो वो हरियाणा की फॉर्मेशन हुई है 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा, पंजाब, आपका हिमाचल प्रदेश, ये 3 स्टेट जो हो वो एक साथ ही बने थे और ये सारा का सारा कभी जो वो पंजाब का हिस्सा होता था। उसके बाद जो है अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, झारखंड है, और उसके बाद जो है बिल्कुल रिसेंट का 29th स्टेट जो है वो आपका तेलंगाना रहा है, जो कि आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर बना 2014 में, 2 जून 2014 के अंदर। तो इस प्रकार से जो ये एरियाज रहे हैं टेंशन्स के, ऐसा नहीं है कि इनकी फॉर्मेशन जो वो एक ही दिन में इन लोगों ने डिमांड की और इनको जो वो अलग से स्टेट दे दिए गए, नहीं, इन लोगों की लंबी डिमांड रही है। और जब वहां पर बड़ी लेवल के ऊपर एक मास मूवमेंट जो इसके अगेंस्ट चलाया गया है, तब जाकर जो गवर्नमेंट को मजबूरन इनकी बातें माननी पड़ी हैं। और ये सारे के सारे हम अब वो स्टेट्स के नाम पढ़ रहे हैं जो इसी आधार पर सेपरेट हुए थे। आगे चल के भी आप इनके बारे में डिटेल में ही जानोगे, जैसे अब पंजाब है, आसाम है, मिजोरम है, यहाँ पर आज भी जो हो वो नए नए चैलेंजेस जो वो आ रहे हैं। तो इन सब का हम डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। लेट्स स्टडी दीज केसेस इन सम डिटेल। इन दिस प्रोसेस लेट्स also go back to some of the earlier इंस्टेंसेस ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ नेशन बिल्डिंग, और साथ ही साथ हम कुछ और भी चैप्टर्स के और भी इश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। अब जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है भाई, सीधी सी बात है, ये मैंने आपको जब धारा 370 जो है ख़त्म हुई थी उस दौरान मैंने आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें इवन 10th 11th और 12th क्लासेस के अंदर मैंने आपको करवाई थी। तो अभी मैं आपको ब्रीफली वही सेम चीज़ें हैं, जस्ट हम रिवाइज करेंगे इनको। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके सामने एरिया आता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को अपने जो है जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले, उनको डिस्प्लेस्ड कर दिया गया उनकी ज़मीन से, उनके एरिया से। तो ऐसे में कश्मीर इशू जो वो हमेशा ही एक इशू रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बट अगर पॉलिटिकल सिचुएशंस की देखें तो इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे पहलू हैं हमारे देश के अंदर। तो जम्मू एंड कश्मीर क्या है, अभी आपको इंडिया का जो मैप है उसका नदन हिस्सा जो है वो बना के दिखा रखा है, ठीक है। ये कश्मीर हो गया, जम्मू हो गया, ये लद्दाख हो गया, ये अक्साई चीन हो गया, अक्साई चीन ये वाला एरिया हो गया आपका गिलगिट और पीओके वाला एरिया जिसको बोलते हैं। ये वाला जो एरिया है पीओके एरिया जो है ये आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोला जाता है उस एरिया में पड़ता है, जिसको 1948 को जो वो पाकिस्तान ने हथिया लिया था। वहीं पर 1962 में अक्साई चीन यानी चाइना के द्वारा जो है इसको कब्जा लिया गया था। तो ये आपको लोकेशन दिखा रखी है मैप की। एक्चुअल में जम्मू एंड कश्मीर की लोकेशन कहाँ है इंडिया के मैप में, तो बिल्कुल हमारा उत्तरी हिस्सा पड़ता है ये। जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करें तो इसके अंदर मेन 3 रीजन, पॉलिटिकली इनकी काफ़ी सोशली और पॉलिटिकली इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, यानी कश्मीर, जम्मू और लद्दाख, ये 3 एरिया। अब कश्मीर रीजन जो है यानी कि इस कश्मीर को जो वो हार्ट बोला जाता है, किसका, कश्मीर वैली को कश्मीर का हार्ट बोला जाता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और वहीं पर जो कश्मीरी है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है कश्मीरी बोलते हैं और ज़्यादातर मुस्लिम हैं सॉरी, और यहाँ पर हिंदू जो वो माइनॉरिटी में है। जम्मू रीजन की अगर बात करें तो ये जम्मू जो है वो आपका ये जम्मू हो गया। जम्मू जो है मिक्स ऑफ फुट हिल्स एंड प्लेन्स, यानी ये जो रीजन है ये फुट हिल्स और प्लेन्स एरिया का जो है मिक्सअप है। यहाँ पर कुछ एरिया में आपको प्लेन एरिया देखने को मिलेगा, तो कुछ एरिया में जो आपको पहाड़ी एरिया जो वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और जो है अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। वहीं पर लद्दाख रीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये ज़्यादातर जो आपका पहाड़ी एरिया पड़ता है, यानी कि माउंटेनियस एरिया है, जहाँ पर जो है बहुत ही कम पॉपुलेशन जो देखने को मिलती है। और इक्वली यहाँ पर अगर हम देखें तो बुद्धिस्ट और मुस्लिम लोग जो है वो ज़्यादा मात्रा में रह रहे हैं। तो कश्मीर इशू जो है वो जस्ट डिस्प्यूट रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जस्ट डिस्प्यूट का ही कारण नहीं रहा है, बल्कि इस इशू की वजह से हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल डायमेंशंस जो हैं वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहली बात कर लेते हैं कि आखिरकार जड़ क्या है समस्या की, जम्मू एंड कश्मीर की समस्या की, या मैं कहूँ कि जड़ क्या थी, क्योंकि अब तो ये मुद्दा है ही नहीं। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में तब भी बताया था, मैं जस्ट आपको ब्रीफली बताती चलूंगी कि 1947 की बात है, जब हम आज़ाद हुए थे, तो वहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स को जब इकट्ठा किया जा रहा था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस काम में लगे हुए थे और उनके ही जिम्मे ये काम सौंपा गया था। तो उस दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे जो ओपीएम थे, तो ऐसे में वहाँ के राजा होते हैं राजा हरि सिंह जी, जो कि हिंदू राजा थे, और ऐसे में वो नहीं चाहते थे पूरी तरह से कि वो भारत में मिले, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो ऐसे में उन्होंने न ही तो पाकिस्तान के साथ मिलने की बात की और न ही इंडिया के साथ मिलने की बात की। ऐसे में पाकिस्तानी जो लीडर थे उन्होंने सोचा, वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर उनके साथ मिल जाए, क्योंकि वहाँ पर मेजोरिटी जो वो मुस्लिम्स की थी, और वहाँ पर एक लीडर थे शेख अब्दुल्ला, जो कि चाहते थे कि वहाँ पर जो वो इंडिया के अंदर शामिल हो जाएं, क्योंकि वो नेहरू जी के काफ़ी अच्छे दोस्त रहे थे। ऐसे में उन्होंने कोशिश भी की, शेख अब्दुल्ला जो वो पर्सनल फ्रेंड थे नेहरू जी के, उन्होंने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर को जो वो इसमें इंडिया के अंदर मिला दिया जाए। अब बात होती है 1947 के बाद अक्टूबर के अंदर जो वो अचानक से जो वो वहाँ के पाकिस्तान सेंड ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स, यानी कि पाकिस्तान ने अचानक से, आप कह सकते हैं कबीलाई जनजाति इसको बोला जाता है, पाकिस्तान ने इनको जो है कश्मीर में भेज दिया। एक तरह से आप टेररिस्ट एक्टिविटी जो है वहाँ पर की गई पाकिस्तान के द्वारा। अब ऐसे में महाराजा को काफ़ी डर हुआ कि कहीं जो है ये लोग उनको पूरी तरह से ऑक्यूपाइड ना कर ले, तो महाराजा जो है वो हेल्प के लिए जो वो इंडिया के पास जाते हैं और पंडित नेहरू जी जो वो तैयार हो जाते हैं। लेकिन महाराजा की कुछ शर्तें थी, उन्होंने कहा कि मेरी कुछ शर्तें रहेंगी, यानी कि मुझे जो है वो, मैं आपके अंदर शामिल तो हो जाऊंगा, मैं इंडिया का हिस्सा तो बन जाऊंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें रहेंगी, वो आपको माननी पड़ेंगी। तो नेहरू जी ने उस दौरान बोला कि ठीक है, हम आपकी शर्तें जो वो मान लेते हैं, और इसी वजह से जो वो 1948 के अंदर जो वो जम्मू कश्मीर मर्ज तो हो गया इंडिया के अंदर, लेकिन उसका अलग से जो वो ऑटोनमी उसको कुछ एरियाज के अंदर जो वो है वो दे दी गई। क्योंकि नेहरू जी ने उसके ऊपर जो वो साइन कर दिए थे, और इसी के ऊपर जो वो रूलर जो आपके हरि सिंह रूलर जो थे वो इसके साथ तैयार हुए थे जम्मू कश्मीर को जो वो इंडिया के साथ मर्ज करने के लिए। तो ऐसे में हरि सिंह जी ने अपने लिए ऑटोनोमस स्टेट की मांग जो वो कुछ मसलों के अंदर की, हम जो वो इंडिपेंडेंट ही रहेंगे, हमें जो है हमारे इंटरनल मामलों के अंदर किसी भी प्रकार जो वो गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये सारी के सारी जो बातें उस दौरान मान ली गई थी नेहरू जी के द्वारा। तो सीधी सी बात है, उस दौरान ऐसा करके जो वो इंडिया में शामिल तो कर लिया गया था जम्मू कश्मीर को, लेकिन जो स्पेशल प्रोविजन की अगर बात की जाए तो वो दर्जा जो वो जम्मू कश्मीर को दे दिया गया था अदर स्टेट्स के बजाय। यानी उनका खुद का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, रूल रेगुलेशन खुद के होते थे, साथ ही साथ जो उनका अपना खुद का फ्लैग होता था, और रूल रेगुलेशन वहाँ की जो पार्टीज थी उनके अपने खुद के ही होते थे। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनके मामलों में इंटरफेयर करे। यही रीजन था कि अभी अगस्त 2019 तक ये हमेशा एक मुद्दा बना रहा है। आतंकवादी गतिविधियां यहाँ पर हर रोज होती रहती थी। अब हालांकि कुछ कमी आई है इसमें, क्योंकि अब जो है पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जो है वो यूनियन टेरिटरी के अंदर जो वो कन्वर्ट कर दिया है। अब एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्प्यूट्स की बात कर लेते हैं। अब ये क्या था, यानी कि बाह्य और आंतरिक जो वो कारण क्या रहे इस लड़ाई के लिए। तो पाकिस्तान जो स्पॉन्सर्ड ए ट्राइबल इन्वेंशन ऑफ द स्टेट इन 1947। हमें पता है कि पाकिस्तान ने जो वो तुरंत आज़ादी के बाद जो वो जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए जो वो अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था, और कबीलाई जनजातियों के बेस में जो हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो वो घुसपैठ कराने की कोशिश की थी। और ऐसे में इसके अंदर जो वो कुछ हिस्से को जो अपने कंट्रोल में करने के लिए इलीगल तरीके से कंट्रोल भी कर लिया, जिसको आज़ाद कश्मीर जो वो बोला जाता है। 1947 के बाद अगर हम बात करें तो रिमेंड ये एक इशू बना रहा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब ये डिस्प्यूट जो है वो स्टेटस ऑफ कश्मीर विद इन द इंडियन यूनियन, आज भी भारतीय संघ के साथ जो एक डिस्प्यूट का मसला बना हुआ है। आर्टिकल 370 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक स्पेशल स्टेटस रखता है, जो कि मैंने आपको बताया। वहीं पर एक आर्टिकल 371 भी है। 371 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको भी जगह दी गई है, और इस 371 के तहत ही जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको स्पेशल स्टेट्स का जो वो दर्जा दिया गया है। क्यों, इसके ऊपर अभी आगे जब पैसेज आएगा तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब जो है अनदर सेक्स जो कश्मीरीज थे वो बिलीव करते थे, ऑटोनमी चाहते थे कि उनको जो है अलग से ऑटोनोमस दर्जा जो उनके स्टेट को मिले। तो इसी के बिहाफ पर एक जो है एक सेक्शन ऑफ कश्मीरीज हैव एक्सप्रेस्ड एटलीस्ट 3 मेजर ग्राइवेंसीज। अब यहाँ पर 3 मेजर जो है वो
3 मेजर जो है वो ग्रावेंसीज देखने को मिलती है। फर्स्ट इसमें जो रहती है वो रहती है द प्रोमिस दैट accession would be referred to the people of the state after the situation created by tribal inventions was normalized। सबसे पहली तो यही एक्सेशन रहा कि हम पूरी तरह से जो भी अभी सिचुएशन हुई है ट्राइबल्स की वजह से जो भी वहाँ पर समस्याएं आई हैं उनको जो वो ठीक कर दिया जाएगा, यानी कि वो सिचुएशन अभी जिनकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ रही थी उनको सोल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो उनका रहा कि दिस हैज जनरेटेड द डिमांड फॉर ए प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड का मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी कि जनता का मत लेकर वहाँ पर जो वोटिंग कराई जाएगी कि वो किस के पक्ष में जाना चाहते हैं। देयर इज ए फीलिंग दैट द स्पेशल फेडरल स्टेटस गारंटीड बाय आर्टिकल 370 हैज बीन इरोडेड इन प्रैक्टिस। वो बिल्कुल चाहते थे कि इनको स्पेशल स्टेटस मिले आर्टिकल 370 के तहत। दिस हैज लेड टू द डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी और ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी। क्योंकि इस आर्टिकल के तहत ही उनको एक स्पेशल जो हो वो डिमांड उन लोगों ने की थी ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी की। थर्डली अगर हम बात करें तो इट इज फेल्ट दैट डेमोक्रेसी विच इज प्रैक्टिसाइज्ड इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, जो डेमोक्रेसी हमारे इंडिया के अंदर बाकी स्टेट्स के अंदर चल रही थी, हैज नॉट बीन सिमिलरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो पूरी तरह से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो हो वो उसको फॉलो नहीं किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उसको स्पेशल स्टेट्स का दर्जा जो वो मिला हुआ था। अब पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं कि 1948 के बाद ऐसा क्या हुआ था। अगर हम बात करें आफ्टर टेकिंग ओवर द प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला इनिशिएटेड, शेख अब्दुल्ला फेमस लीडर रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो कि नेहरू जी के मैंने आपको पहले भी बताया काफ़ी गहरे क्लोज जो है वो फ्रेंड रह चुके थे। तो इन्होंने बढ़ावा दिया था जम्मू कश्मीर को जो वो इंडिया के अंदर शामिल करने के लिए। तो मेजर लैंड फॉर्म शेख अब्दुल्ला ने जो है जब उनकी सरकार वहाँ पर बनती है, वो सत्ता में आते हैं, तो उन्होंने बहुत सारे सुधार जो वहाँ पर किए और बहुत सारी पॉलिसीज जो वो आम जनमानस के लिए जो वो लागू की। तो बट देयर वाज ए ग्रोइंग डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट हिज पोजीशन ऑन कश्मीर स्टेटस। लेकिन कुछ जो है धीरे धीरे कुछ डिफरेंस होते चले गए सेंट्रल गवर्नमेंट और उनकी पोजीशन के अंदर, यानी कि दोनों ही अपनी अपनी पोजीशन को जो वो ज़्यादा चाहते थे इसके अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर। ही वॉज डिसमिस्ड इन 1953 एंड केप्ट इन डिटेंशन फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स। उनको जो है नजरबंद कर दिया गया। 1953 में जो है वो उनको उनकी पोस्ट से बर्खास्त कर दिया गया और कई सालों तक उनको जो वो नजरबंद कर दिया गया। अब ऐसे में द लीडरशिप दैट सक्सीडेड हिम डिड नॉट एंजॉय एज मच पॉपुलर स्पॉट एंड वॉज एबल टू रूल द स्टेट मेनली ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ द सेंटर। देयर वॉज सीरियस एलिगेशंस ऑफ मल प्रैक्टिसेस एंड रिगिंग इन वेरियस इलेक्शंस। ऐसे में बहुत सारी उनकी लीडरशिप के अंदर वाकई ही लोगों ने जो है वो उनको काफ़ी सपोर्ट किया था और पॉपुलर सपोर्ट जो उनको लोगों की तरफ से मिला था। तो ऐसे में सेंटर की तरफ से जो है ऐसा किया जाना एक डिस्प्यूट जो वो खड़ा करता था उनके बीच में और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। ऐसे में एक गंभीर आंदोलन या फिर मैं कहूं कि विद्रोह जो है वो वहां पर शुरू हो गया था और वेरियस इलेक्शंस के अंदर देखने को मिला था। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पीरियड बिटवीन 1953 एंड 1974, अगर 1953 से लेकर जो है आपका 1974 तक की बात की जाए तो इस पीरियड के दौरान कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो वो बनाने की कोशिश की। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है अभी? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वो शेख अब्दुल्ला जो हम पढ़ रहे हैं इनकी पार्टी का नाम है, जिनके जरिए इसी के जरिए जो इन्होंने चुनाव लड़ा और सत्ता में आए थे। ये एक पार्टी है, ठीक है, जम्मू कश्मीर की खासतौर पर विशेष जो है काफ़ी सपोर्ट मिला था इस पार्टी को उस दौरान। तो एक पार्टी है जम्मू कश्मीर की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान अब जो है वहाँ पर रिमेन्ड ए पावर विद द एक्टिव सपोर्ट ऑफ कांग्रेस फॉर सम टाइम बट लेटर इट मर्ज्ड विद द कांग्रेस। लेकिन बाद में नेशनल कांग्रेस जो है ये कांग्रेस के साथ मर्ज हो जाती है, यानी कि कांग्रेस के साथ ये मिल जाती है। ऐसे में कांग्रेस गेन डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स इन द स्टेट। ऐसे में अब गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट जो चल रही थी सत्ता में, उसका डायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है स्टेट में। और इसी दौरान जो बहुत सारे
एग्रीमेंट जो वो शेख अब्दुल्ला और सरकार के बीच में होते हैं। 1974 की अगर बात की जाए, इंदिरा गांधी जी जो वो एक एग्रीमेंट करती हैं शेख अब्दुल्ला जी के साथ। 1974 की बात हो रही है। अब 1974 में जो हमारे इमरजेंसी लगी थी, और अब 1974 में यानी इमरजेंसी से पहले इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी जी ने जो एग्रीमेंट किया था शेख अब्दुल्ला जी के साथ, और उनको जो वो चीफ मिनिस्टर जो वो बना दिया था। ऐसे में वहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वो इलेक्टेड हुई थी विद ए मेजोरिटी इन द असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1977 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को काफ़ी जो वो सीटें मिली थी। मेजोरिटी में ये पार्टी जो सत्ता में आई थी, लेकिन 82 के अंदर जो है यानी 1982 के अंदर 1982 के अंदर जो वो शेख अब्दुल्ला जी की जो वो डेथ हो जाती है। और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वो वेंट टू हिज सन फारूक अब्दुल्ला, और उसके बाद उनकी पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी इस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम जो उनके बेटे के द्वारा किया गया, जिनका नाम था फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला जो है वो उसके बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो बनते हैं शीघ्र ही जो वो, लेकिन शीघ्र ही गवर्नर के द्वारा जो उनको डिसमिस कर दिया जाता है उनकी पोस्ट से। एंड ब्रेक वे फैक्शन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस केम टू पावर फॉर ए ब्रीफ पीरियड। और ऐसे में जो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सत्ता में आई थी, ऐसा लगता है कि बहुत ही कम समय के लिए सत्ता में आ पाई। फारूक अब्दुल्ला की सरकार को जो बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वो ऐसा किया क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ाना चाहती थी कश्मीर के मामलों के अंदर, और फारूक अब्दुल्ला की जो गवर्नमेंट थी उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थी। ऐसे में द confidence that Kashmiris had developed in the democratic processes after the accord between इंदिरा गांधी एंड शेख अब्दुल्ला। ऐसे में वहाँ के लोग चाहते थे कि जो भी एग्रीमेंट हुआ था शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी जी के बीच में, उसके हिसाब से जो वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो वो लाया जाना चाहिए था। रिसीव्ड ए सेटबैक। द फीलिंग दैट द सेंटर वॉज इंटरवेनिंग इन पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट वॉज फर्दर स्ट्रेंथन व्हेन द नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1986 एग्रीड टू हैव द इलेक्टोरल अलायंस विद द कांग्रेस द रूलिंग पार्टी इन द सेंटर। और ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी 1986 में, ये डेटा थोड़ा सा याद रखें क्योंकि 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये एग्रीड हो जाते हैं और कांग्रेस के साथ जो वो एक अलायंस अपना जो वो फिर से अपना एक गठबंधन जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ करते हैं। इंसर्जेंसी एंड आफ्टर, अब क्या होता है उसके बाद, और यानी जब अब ये सब चल रहा था 1986 का जो दौर चल रहा था, उसके बाद वहाँ पर क्या होता है वही बात हो रही है जम्मू कश्मीर की ही, कि बाद में ऐसी क्या पॉलिसीज़ रही 86 के बाद, कि 87 की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्शन जो हो वो वहाँ पर कराए जाते हैं और ऑफिशियल रिजल्ट जो वो आता है जिसके अंदर जो जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी थी और कांग्रेस अलायंस जो बना था उसमें फारूक अब्दुल्ला जो थे वो दोबारा से जो वो जीत जाते हैं और उनको चीफ मिनिस्टर जो वो बना दिया जाता है। अब ये विश्वास करने वाला था कि द रिजल्ट्स डिड नॉट रिफ्लेक्ट पॉपुलर चॉइस एंड दैट द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस वाज रिग्ड। ऐसे में a popular resentment had already been brewing in the state against the inefficient administration since early 1980s. This was now argumented by the commonly prevailing feeling that democratic processes were being undermined at the behest of the center. This generated a political crisis in Kashmir which became severe with the rise of insurgency. अब यहाँ पर ये मुद्दा जो है वो चलता रहता है और जाकर जो है कंटिन्यू वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो वो हो ही नहीं पाता। और जो 1980s के दौर तक जो चलता है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो दोनों मिलकर जो अलायंस कर रही थी उनके द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इनएफिशिएंट रहता है, वो एफिशिएंटली जो वहाँ पर काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से फिर से वहाँ के लोगों के बीच में जो है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेकर जो फीलिंग्स जो वो बड़े लेवल के ऊपर उभर के सामने आती हैं। 1989 के अंदर अगर बात की जाए तो वहाँ पर एक अलग से वहाँ की जो लोग थे उनके द्वारा एक अलग से सेपरेट कश्मीरी नेशन की मांग की जाती है कि हमें जो वो अलग से स्टेट का जो दर्जा दिया जाए कश्मीरियों को। और इंसर्जेंट गॉट मॉरल मटेरियल एंड मिलिट्री सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, और उनको
इसके लिए यानी कि आप कह सकते हैं कि इन कश्मीरियों को भड़काने में पाकिस्तान पूरा सपोर्ट जो है उनको कर रहा था। ऐसे में कई सालों तक स्टेट के अंदर वहाँ पर प्रेसिडेंट का रूल लगा दिया गया, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो सक्सेसफुली काम नहीं कर पाई, लोगों के विद्रोह जो वो बढ़ रहे थे। तो ऐसे में थ्रू आउट द पीरियड फ्रॉम 1990 तक अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर जो है यहाँ पर बड़े लेवल के ऊपर जो वो दंगे फसाद वो चलते रहे। असेंबली इलेक्शन जो वो करवाए जाते हैं 1996 में, यानी कि दोबारा से अब 1996 में जो वो असेंबली इलेक्शन कराए जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि जिसके लीडर जो थे फारूक अब्दुल्ला जो थे वो फिर से सत्ता में आते हैं और वो डिमांड करते हैं कि रीजनल ऑटोनॉमी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को मिले, यानी कि एक सेपरेट स्टेट के रूप में जो है वो जम्मू कश्मीर को एक जो है वो स्टेट का दर्जा मिले। ये वो गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं। जम्मू कश्मीर में एक फेयर इलेक्शंस इन और वास्तविक रूप में जो वो 2002 में जो इलेक्शन होते हैं वो फेयर तरीके से कराए जाते हैं और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वो फेल हो जाती है अपनी मेजॉरिटी को कायम रखने में, जो कि 1996 में जो वो अपनी सरकार को लेके आई थी। इससे पहले भी जिस पार्टी का काफ़ी दबदबा रहा था जम्मू कश्मीर की राजनीति के अंदर, अब वो फिर से फेल हो जाती है और वहाँ पर वॉज रिप्लेस्ड बाय द पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको आप PDP भी बोल सकते हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। ये आती है और ये कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ मिलकर जो वो सत्ता में अपना काम जो वो स्टार्ट करती है, यानी कि कॉलिशन गवर्नमेंट जो हो वहाँ पर शुरू होती है 2002 के अंदर। अगर हम अब की बिल्कुल रिसेंट की बात करें तो वहाँ पर जो हो वो अब यूटी बना दिया गया है। यूटी बनने की वजह से अब वहाँ पर जो है मोस्टली जो डिसीजंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन ही जो वो लिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्पार्टिज्म एंड बियॉन्ड, यानी कि अब ये स्पार्टिज्म क्या होता है, आप कह सकते हैं कि एक अलगाववाद, यानी अलग होने की नीति क्या है और उसके साइड में और क्या कुछ चल रहा था। तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार ये क्या था, अलगाववादी किस प्रकार से अपने लिए सेपरेट जो वो स्टेट की मांग कर रहे थे, आखिरकार क्या था ये। Separatist politics which surfaced in Kashmir from 1989 has taken different form and it made up of various trends। कहता है कि 1989 के बाद जो पॉलिटिक्स है जम्मू कश्मीर की उसने काफ़ी एक बड़ा रूप जो वो धारण कर लिया था। यहाँ पर जो स्पार्टिस्ट लोग थे, स्पार्टिस्ट में आप अलगाववादी लोगों को कहेंगे। अब ये अलगाववादी लोग कौन होते हैं, स्पार्टिस्ट लोग कौन होते हैं, हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं होते एंड दे वांटेड सेपरेट स्टेट, दे वांटेड मोर ऑटोनमी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, फ्रॉम कंट्री, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो रहा था कि ये जो है सेपरेट कश्मीरी नेशन चाहते थे, इंडिपेंडेंट हो जो इंडिया से भी और पाकिस्तान से भी, यानी कि हमें जो वो अलग से कश्मीरियों का एक अलग से स्टेट बन जाए और हम जो वो हमारे ऊपर किसी का भी कोई भी जो वो हक ना हो, कोई इंटरफेयर ना हो, हम इंडिपेंडेंट, हमारे पास ऑटोनॉमी ज़्यादा हो और हम इंडिपेंडेंटली जो वो रहे। तो ऐसे में स्पार्टिस्ट जो वो डिमांड कर रहे थे। बिसाइड्स दिस देयर इज ए थर्ड स्ट्रैंड विच wants greater autonomy for the people of the state within the Indian Union। तो वही बात कि वो ग्रेटर ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे और जो उनका आइडिया था ऑटोनॉमी का, अट्रैक्ट द पीपल ऑफ जम्मू एंड लद्दाख रीजन इन ए डिफरेंट वे। और ये तरीका जो है वो, यानी कि ये जो डिमांड कर रहे थे सेपरेट होने की, ये वहाँ की जनता को भी ये आइडियाज पसंद आ रहे थे। दे ऑफन कंप्लेन ऑफ नेग्लेक्ट एंड बैकवर्डनेस, क्योंकि वो हमेशा ही सरकार की जो वो नेगेटिव जो पॉइंट्स थे वो हमेशा ही उनके सामने रखते थे और हमेशा नेगेटिव रहते थे। बैकवर्डनेस के पीछे जो वो इसका, यानी कश्मीर के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई, डेवलपमेंट नहीं हुई, तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को जो रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता था। सो द डिमांड फॉर इंट्रा स्टेट ऑटोनॉमी इज एज स्ट्रॉन्ग एज द डिमांड फॉर द स्टेट ऑटोनॉमी। तो ऐसे में इंट्रा स्टेट यानी कि स्टेट के अंदर ही ऑटोनॉमी को लेकर कि हमें और ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, वो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जो हो वो बढ़ रही थी।
और द इनिशियल पीरियड ऑफ पॉपुलर सपोर्ट टू मिलिटेंसी हैज़ नाउ गिवन वे टू द अर्ज फॉर पीस। ऐसे में वहाँ पर मिलिट्री को जो वो लगाया जाता है कि वहाँ पर शांति व्यवस्था कायम की जाए। सेंटर हैज़ स्टार्टेड नेगोशिएशंस विद वेरियस पार्टिस्ट ग्रुप से। ऐसे में जितने भी पार्टिस्ट ग्रुप थे, यानी कि जो ग्रुप थे जो ऐसा कर रहे थे, इन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे थे, तो सरकार ने इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की ताकि बातचीत के माध्यम से इस मसले को सुलझा लिया जाए, क्योंकि वहाँ पर हर रोज़ रियोट्स हो रहे थे। अब यहाँ पर सेपरेट नेशन की डिमांड करने की बजाय मोस्ट ऑफ द पार्टीज इन डायलॉग आर ट्राइंग टू रीनेगोशिएट ए रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट विद इंडिया। वो बिल्कुल से जो वो तैयार नहीं थे कि वो किसी भी प्रकार की बातचीत जो हो इंडिया के साथ करे, लेकिन इनमें से कुछ लोग चाह रहे थे कि बातचीत हो, यानी कि पार्टिस्ट भी दो प्रकार के थे, तो कुछ चाहते थे कि हो, कुछ चाहते थे नहीं हो। जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। नॉट ओनली आर दे डायवर्सिटीज ऑफ ऑल काइंड्स, यानी कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपको एक ऐसा स्टेट के रूप में देखने को मिलेगा जहाँ पर रीजनल, आपको रिलीजियस, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, एथनिक, ट्राइबल, हर प्रकार की डाइवर्सिटी जो वो देखने को मिलेगी। लेकिन बट देयर आर ऑल्सो डाइवर्जेंट पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। ये सारी चीज़ें तो हम सोशली कह सकते हैं कि हैं ही, लेकिन अगर हम बात करें पॉलिटिकल एस्पिरेशंस की तो वो भी यहाँ पर डाइवर्ट जो वो देखने को, डिफरेंट देखने को मिलता है। हाउएवर डिस्पाइट ऑल देयर दीज डाइवर्सिटीज, इन सब के बावजूद भी जो है वहाँ पर कंटिन्यू जो सिचुएशन वो बनी रहती है कॉन्फ्लिक्ट्स की। अदर जो भी ग्रुप हैं वहाँ के, चाहे वो लैंग्वेज बेस्ड हैं या फिर रिलीजन बेस्ड हैं, लिंग्विस्टिक हैं, उनके अंदर जो ये इशू चलता रहा है। लेकिन अगर मैं अब की बात करूँ तो इस इशू को बहुत हद तक जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रोल में कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा आता है पंजाब की, हम बात कर लेते हैं। पंजाब, अगर 1980s के दशक की हम बात करेंगे तो यहाँ पर पंजाब के अंदर जो बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं जो इस बात का गवाह है कि वाकई जो ये एरिया था उस दौरान जो है वो इसमें डेवलपमेंट हुई थी 1980s के दशक में। अब सोशल कंपोजिशन ऑफ द स्टेट की हम बात करें तो सबसे पहले इसकी पार्टीशन की बात करेंगे कि किस प्रकार जो है वो, हाँ बिल्कुल पंजाब से ही जो वो 1966 के अंदर जो आपका मैंने पहले भी बताया, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जो इसी से अलग हुए हैं और भाषा के आधार पर जो है इनको अलग किया गया था। 1966 तक ये सारे के सारे एक ही थे। यहाँ पर जो वो एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट जो वो बनाना चाहते थे यहाँ के पंजाबी जो लोग थे, और अकाली दल एक ग्रुप कह सकते हैं, यहाँ पे एक पार्टी कह सकते हैं, जिसकी स्थापना, यानी अकाली दल जो है वो, अकाली दल की स्थापना जो कि एक पार्टी है वहाँ की, अकाली दल या पार्टी बोल लीजिए आप, इसकी स्थापना वहाँ पर 1920 में होती है। और ये पूरी तरह से चाहता है कि वहाँ पर जो है वो पॉलिटिकल विंग जो बने, यानी जो ग्रुप है वो सिखों के फेवर में है पार्टी, ठीक है, सिख के फेवर में ये पार्टी हैड लेड टू मूवमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए पंजाबी सूबा, जिसको ये चाहते हैं कि इन्होंने, या फिर कह लीजिए कि सिखों को या सिखों की कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने जो वो आंदोलन चलाया, और इसे वो चाहते कि पंजाबी सूबा के नाम से जो वो उनका खुद का एक अलग से स्टेट हो जिसके पास अपनी खुद की ऑटोनॉमी हो। तो ऐसे में सिख जो है यहाँ पर मेजॉरिटी के अंदर जो है स्टेट के अंदर हैं, पंजाब के अंदर। तो वहीं हम बात करेंगे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, यानी कि राजनीतिक संदर्भ में जो है वो अकाली दल की क्या इंपॉर्टेंस है। आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन द अकालीज केम टू पावर इन 1960s एंड देन इन 1977। अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें हम तो ये जो अकाली दल है ये पूरी तरह से 1967 से लेकर और यानी ये सत्ता में रहता है, और इन दोनों ही बार जो है इसमें यहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट जो आती है। अकालीज डिस्कवर्ड दैट डिस्पाइट द रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज देयर पॉलिटिकल पोजीशन रिनेम्ड precarious and first their government was dismissed by the center midway through its term। लेकिन ये पूरी तरह से जो वो अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनके ऊपर काम कंटिन्यू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पहला जो पॉइंट आता है, इनकी सरकार को जो वो बर्खास्त कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया सेंटर के द्वारा मिड में ही। सेकंड जो रहा, दे डिड नॉट एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें, 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। दे डिड नॉट एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग दी हिंदूज। दूसरा, इनकी पार्टी को जो हो वहाँ पर हिंदुओं के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं दिया गया, क्योंकि ये पूरी तरह से सिख
बेस्ड जो वो सिख कम्युनिटी बेस्ड जो वो पार्टी थी। थर्ड जो है सिख कम्युनिटी लाइक ऑल अदर रिलीजियस कम्युनिटीज वाज इंटरनली डिफरेंशिएटेड ऑन कास्ट एंड क्लास लाइन से। साथ ही साथ जो सिख कम्युनिटी थी अदर जो रिलीजियस कम्युनिटीज थी उनकी तरफ जो वो आंतरिक रूप से जाति और इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी और दूसरे धर्म और जातियों की तरफ इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। द कांग्रेस गॉट मोर सपोर्ट अमंग द दलित्स वेदर हिंदू और सिख देन द अकालीज। वहीं पर कांग्रेस जो पार्टी थी उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है दलितों की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से, और इवन जो कुछ सिख भी थे जो अकालीज से संतुष्ट नहीं थे वो भी इनको जो वो सपोर्ट करते हैं। इट वॉज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट ड्यूरिंग द 1970s a section of Akalis began to demand political autonomy for the region। 1970 में इन लोगों के द्वारा जो वो अलग से राजनीतिक क्षेत्र की जो वो डिमांड की गई जो कि आगे चलकर जो वो एक बड़ा मुद्दा बनता है। अब ऐसे में एक प्रस्ताव जो वो पास किया जाता है 1973 में, जिसको 1973 में जिसको जो हो एक कॉन्फ्रेंस होती है आनंदपुर साहिब जगह पर। अब ऐसे में आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन जो था यहाँ पर रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड कर दी गई इन लोगों के द्वारा कि जहाँ पर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप जो हो वो कंट्री के अंदर जो वो दोबारा से बनाए जाएं। यानी कि ये लोग चाहते थे कि सेंटर और स्टेट के अंदर रिलेशन उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, उनकी कम्युनिटी को, उनके एरिया को। द रिजोल्यूशन ऑल्सो स्पोक ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द सिख कम्युनिटी और नेशन एंड डिक्लेयर्ड इट्स गोल एज अटेनिंग द बोलबाला डोमिनेंस और हेगेमोनी ऑफ द सिख्स। यानी कि एक तरह से इन लोगों ने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया था कि हमारा सिखों का ही बोलबाला होना चाहिए। अब ऐसे में रिजोल्यूशन जो था had a limited appeal among the Sikh masses a few years later after the Akali government had been dismissed in 1980s। ये डिमांड ये लोग कर रहे थे लेकिन सिख जो 1980s के बाद जो है इस पार्टी को बर्खास्त कर दिया गया। ऐसे में अकाली दल जो था इन्होंने एक मूवमेंट अपना स्टार्ट कर दिया। किस बात के ऊपर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स। यानी कि ये लोग नहीं चाहते थे कि जो वाटर है रावी और ब्यास नदी को लेकर रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो है इन्होंने इशू क्रिएट कर दिया। ये लोग नहीं चाहते थे हिमाचल प्रदेश हरियाणा को जो है इसका पानी जो वो दिया जाए। तो ऐसे में इन लोगों ने इसको लेकर फिर से एक जो वो डिस्प्यूट खड़ा किया। द मोर एक्सट्रीम एलिमेंट्स स्टार्टेड एडवोकेटिंग सेसेशन फ्रॉम इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ खालिस्तान। और ऐसे में धीरे धीरे इन तत्वों ने और ज़्यादा जो है अपना एक भयानक रूप जो वो ले लिया और उन्होंने अलग से एक खालिस्तान स्टेट की जिसके अंदर सिख कम्युनिटी ही होगी उसकी मांग कर डाली। अब ये जब डिमांड उठ गई तो ऐसे में पूरी तरह से वायलेंस, दंगे फसाद वो भी होने थे ही। साइकिल ऑफ वायलेंस का दौर यहीं से स्टार्ट होता है जब वहाँ की कम्युनिटी के द्वारा खालिस्तान स्टेट की मांग की जाती है। कहता है कि शीघ्र ही जो वो वहाँ पर एक अकालीज के द्वारा जो मॉडरेट अकालीज के द्वारा वहाँ पर एक मूवमेंट चलाया जाता है जो कि हथियारों के साथ किया गया था। इसके अंदर दीज मिलिटेंट्स मेड देयर हेडक्वार्टर इनसाइड द सिख होली श्राइन। सिख होली श्राइन से मतलब है कि इन लोगों ने ये जो अकालीज थे इन्होंने हथियारों के साथ इकट्ठा होना स्टार्ट कर दिया और जो सिखों के होली प्लेस थे, आप कह सकते हैं गुरुद्वारा, वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया और वहीं पर ही अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम देने लग गए थे। गोल्डन टेम्पल जो काफ़ी फेमस है अमृतसर के अंदर, आपने कभी देखा भी हो तो वहाँ पर वो जो गोल्डन टेम्पल था वो एक तरह से अड्डा बन गया था हथियारों का। यानी कि ये लोग सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो अपनी सिख होली श्राइन्स के अंदर कर रहे थे। ऐसे में जून 1984 की बात हो रही है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है। इससे हमारे यहाँ बहुत बड़ा टर्न आएगा इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। 1984 में क्या होता है, गवर्नमेंट जो इंडिया की होती है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाती है। अब ये ऑपरेशन ब्लू स्टार भला क्या है? अब देखिए पंजाब के अंदर इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है ये सारी एक्टिविटीज चल रही थी, टेररिस्ट एक्टिविटी जो वो, यानी एक तरह से ये जो सिखों की कम्युनिटी थी ये एक हथियारों के साथ आतंकवादी गतिविधियों को बहुत बड़े लेवल पे करने लग गई थी और गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट नाकामयाब हो रही थी इन सारी एक्टिविटीज को जो वो दबाने में।
अब ऐसे में वहाँ पर कांग्रेस सरकार चल रही है 1984, यानी इंदिरा गांधी जी जो है यहाँ पर हमारे देश की पीएम होती हैं इस समय पर। तो उन्होंने देखा कि एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, ऑपरेशन ब्लू स्टार, आप कह सकते हो कि ये कोड नेम था, यानी सरकार जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट की जो मिलिट्री थी वो अब इसको कंट्रोल में करना चाहती थी, तो एक कोड नेम दे दिया गया जिसको ऑपरेशन ब्लू स्टार बोला गया। इसके अंदर आर्मी एक्शन इन द गोल्डन टेम्पल, यानी हमारी भारतीय सेना के द्वारा गोल्डन टेम्पल में जितनी भी ये एक्टिविटीज चल रही थी उनको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जो है वो भारतीय सेना जो वो प्रवेश करती है पंजाब के अंदर। और इस ऑपरेशन के दौरान गवर्नमेंट कुड सक्सेसफुली फ्लश आउट द मिलिटेंट्स बट इट आल्सो डैमेज्ड द हिस्टोरिक टेम्पल एंड डीपली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिक्स। अब ऐसे में सरकार कामयाब तो होती है इस ऑपरेशन के अंदर, यानी कि सरकार ने पूरी तरह से हथियारों के साथ जो है मोस्टली लोगों को पकड़ लिया। और इनका जो लीडर था वो आपका लीडर जो भिंडेरावाल जो आप इसको लीडर कह सकते हो, जो इन सारी एक्टिविटीज़ के अंदर जो वो इनको लीड कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर न्यूज़पेपर की एक कटिंग दिखा रखी है, स्वर्ण मंदिर पर सेना का कब्जा, भिंडरावाले का पता नहीं, लड़ाई में जो सैनिक और बहुत सारे लोगों की जो वो मृत्यु होती है, बहुत सारे पकड़े जाते हैं। अकाल तख्त को क्षति, अकाल तख्त को क्षति का मतलब है वहाँ पर जो प्लेस है, होली प्लेस जो है वहाँ के गुरु का, उसको भी काफ़ी नुकसान पहुँचता है। ऐसे में जब वहाँ पर खून खराबा होता है, गोलियाँ चलती हैं, एक तरफ जो वो भिंडारावाल के नेतृत्व में जो है वहाँ की सिख कम्युनिटी है जो हथियारों के साथ जो वो सेना के साथ लगी हुई है, एक तरफ जो वो भारतीय सेना है जो कि उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, तो काफ़ी वहाँ पर जो इस तरह की एक्टिविटीज़ उस दौरान होती हैं। और इसकी वजह से जो है मंदिर को भी काफ़ी नुकसान जो वो पहुंचता है। और मंदिर के नुकसान के साथ साथ सबसे बड़ी बात वहाँ की सिख कम्युनिटी की जो भावनाएं थी वो काफ़ी हर्ट होती हैं इन सब की वजह से। स्टिल मोर ट्रैगिक टर्न ऑफ इवेंट्स कॉम्प्लिकेटेड द पंजाब प्रॉब्लम फर्दर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। अब इतना ही काफ़ी नहीं था, ऑपरेशन ब्लू स्टार जो वो इसमें गवर्नमेंट जो सक्सेसफुल तो हो गई, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं था। एक टर्न ऑन आना था इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, और वो टर्न क्या था कि 31 अक्टूबर 1984 को जो है आउटसाइड हर रेजिडेंस, यानी इंदिरा गांधी जी की जो है उन्हीं के जो गार्ड थे, 2 गार्ड थे, वो सिख कम्युनिटी से थे। क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो भी हर्ट हुए थे इस चीज़ से कि सिखों को बड़े लेवल पर मारा गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार का, और कहीं ना कहीं इसी बात का बदला लेने के लिए उन्होंने जो वो इंदिरा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। और ऐसे में जब उनकी हत्या हुई तो एक बड़ी वायलेंस जो वो भिड़ गई, और दिल्ली कानपुर और कानपुर के सराउंडिंग के जो एरियाज है यहाँ पर हिंदू और सिख विरोधी जो है वो दंगे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और सैकड़ों की संख्या के अंदर इन दंगों के अंदर जो वो लोग मारे गए थे। क्योंकि 1984 में जब सिख कम्युनिटी के ही सिख कम्युनिटी के व्यक्तियों के द्वारा जब इंदिरा गांधी जी को गोली मार दी गई, तो ऐसे में हिंदुओं ने इसे अपने खिलाफ जो वो समझा, और बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो वो दंगे बढ़ गए थे। दिल्ली, कानपुर और इसके सराउंडिंग में जो एरिया थे, हिंदी मेजॉरिटी बेस्ड एरिया और सिख कम्युनिटी के बीच में बड़े लेवल के ऊपर जो वो मारकाट हुई। ये सारी की सारी न्यूज़पेपर की कटिंग्स इनके अंदर यही दिखाया गया है। आर्मी कंट्रोल्स टेम्पल, यानी कि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया तो आर्मी ने किस प्रकार से कंट्रोल किया, कितने टेररिस्ट जो वो मारे गए, कितने जवान मरे इसके अंदर, कितनों को पकड़ लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। ठीक वैसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया नीचे भी दिखा रहा है, सरेंडर एट गोल्डन टेम्पल, नो डैमेज कॉजेज टू हरमिंदर साहिब, 58 आर्मी मैन एंड 250 टेररिस्ट किल्ड। तो इस प्रकार से अलग अलग उस समय के न्यूज़पेपर जो थे उन्होंने बड़े लेवल के ऊपर जो है इनको पब्लिश किया इन न्यूज़ को, और लोगों को जो वो बताया कि एक्चुअल में ये सही था या गलत था। तो ये सब जो होता है और इसकी वजह से वाकई ही काफ़ी नुकसान होता है। तो सिख फैमिली जो थी मोस्टली ने अपने मेल मेंबर जो थे उनको खो दिया था, और मोस्टली जो बचे हुए थे वो किसी ना किसी वजह से जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो व्हाट हर्ट द सिख मोस्ट वाज दैट द गवर्नमेंट टुक ए लॉन्ग टाइम इन रिस्टोरिंग नॉर्मली एंड द नॉर्मलेसी, एंड दैट द
perpetrator of this violence were not effectively punished. 20 years later, speaking in the parliament in 2005, Prime Minister Manmohan Singh expressed regret over these killings and apologies to the nation for the anti-Sikh violence. और ऐसा कंटिन्यू चलता रहा। मनमोहन जी जो कि 2005 में पार्लियामेंट में वाकई जो भी दंगे फसाद हुए, इसमें जितने भी लोग मारे गए उनके ऊपर अपना जो है माफीनामा दायर करते हैं और जितने भी लोग मारे गए एक तरह से उसके प्रति दुख अपना जो है वो जाहिर करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो ये सब जो है वो हमने पढ़ा कि पंजाब के अंदर भी किस प्रकार से वहाँ की अकाली कम्युनिटी अपने लिए ज़्यादा जो ऑटोनॉमी चाहती है और इसके लिए वो किस प्रकार से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर भी जो वो उतारू हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रोड टू पीस की, यानी कि अब रास्ता, अभी इतनी ज़्यादा वायलेंस यहाँ पर हो चुकी है, अब यहाँ पर बात की जाएगी किसकी, शांति कायम करने की। शांति कायम मतलब इतने बड़े लेवल के ऊपर जो वहाँ पर दंगे फसाद हुए, तो अब शांति के रास्ते की तरफ जो यहाँ पर बढ़ा जाएगा। और वो कैसे कि इतने बड़े लेवल के ऊपर 1984 में जो है वो इलेक्शन जो है वो इंदिरा गांधी जी जो वो गवर्नमेंट ने थी, उनकी डेथ के बाद जो है नए प्राइम मिनिस्टर जो राजीव गांधी जो कि उनके बेटे थे उनको बना दिया जाता है और वो कोशिश करते हैं कि इन मसलों को जो वो सॉल्व कर लिया जाए, कि ये डिस्प्यूट अभी कॉन्फ्लिक्ट जो अकाली दल और उनके सरकार के बीच में वो ना रहे। इसके लिए उन्होंने 1985 के अंदर जो एक एग्रीमेंट जो वो किया, हरचंद सिंह लोंगोवाल ये नाम है। अभी पीछे जो आपको साइड में जितने भी बॉक्सेस दे रखे हैं इसमें लीडर्स के जो नाम है 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक बार इनको आप जरूर देखें ताकि आपको पता चले। ये आपका संत हरचंद सिंह लोंगोवाल जी हैं, सिख पॉलिटिकल कम्युनिटी से रहे हैं, रिलीजियस लीडर रहे हैं सिख कम्युनिटी के। इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर जो मिड 60s में स्टार्ट किया था, अकाली के लीडर रहे हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं अकाली दल के 1980 के अंदर, और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी के साथ जो एक एग्रीमेंट करते हैं। उसके बाद जो वो एसिसिनेटेड बाय इनडेफिनिट सिख यूथ, उसके बाद किस प्रकार से जो है वो किसी सिख यूथ के द्वारा ही इनकी हत्या कर दी जाती है, तो ये हम जानेंगे। तो साइड में जितने भी बॉक्सेस हैं आप उनको एक बार पढ़ते रहें, 2 मार्क्स के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे 1985 के अंदर। 1985 के अंदर जो है वो आपका एक एग्रीमेंट होता है, हरचंद सिंह जी के बाद लोंगोवाल जो है थे और प्रेसिडेंट थे जो कि अकाली दल के, और साथ में जो वो राजीव गांधी जी के साथ है। इस एग्रीमेंट को जो वो लोंगोवाल अकॉर्ड और पंजाब अकॉर्ड या फिर हरचंद राजीव गांधी अकॉर्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट वॉज स्टेप टुवार्ड्स ब्रिंगिंग नॉर्मलसी टू पंजाब। ये एक पहला कदम था जिसमें कोशिश की गई कि पंजाब में सब कुछ नॉर्मल हो जाए। ऐसे में कुछ शर्तें थी अकाली दल की जो मानी भी गई। ऐसे में वो लोग चाहते थे, सबसे पहली शर्त तो उनकी यही थी कि जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ को सिर्फ और सिर्फ जो वो पंजाब की ही राजधानी बनाया जाए और पंजाब ट्रांसफर कर दिया जाए पंजाब को। साथ ही साथ जो सेपरेट कमीशन है वहाँ पर वुड बी अपॉइंटेड टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। एक अलग से आयोग बिठाया जाए, जो भी मुद्दा है बाउंड्री को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच में उसको सॉल्व किया जाए। इसके लिए अलग से जो वो आयोग बिठाया जाए और उसमें जो वो जो भी मसला है उसको सोल्व किया जाए। तीसरा जो उनका एक और डिमांड रही, उसमें उन्होंने रावी और ब्यास रिवर का जो वाटर था उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी किया कि अब जो है इसके ऊपर भी जो एक अलग से कमीशन बिठाया जाए और इसके ऊपर इसका भी जो डिसीजन हो। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब को जो पानी बांटा जा रहा था इसका, तो इसके ऊपर भी उन्होंने डिमांड की। द एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर कंपनसेशन टू एंड बेटर ट्रीटमेंट ऑफ दोज अफेक्टेड बाय। और साथ ही साथ इन लोगों एग्रीमेंट के अंदर इन लोगों की यानी हरचंद सिंह जी लोंगोवाल की ये भी डिमांड थी कि जितने भी लोग इससे आहत हुए, जिनको भी नुकसान हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान, उन लोगों को बेटर ट्रीटमेंट दिया जाए जो बीमार हैं, या फिर जो कंपनसेशन के तौर पर जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए और बेटर ट्रीटमेंट जो वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाए, जो भी उस दौरान सेना के द्वारा जो है वो जातियों का शिकार हुए थे। तो ऐसे में ये जो है वो कुछ डिमांड्स थी जो इनके बीच में की जाती है। इसको इतिहास के अंदर जो लोंगोवाल राजीव गांधी अकॉर्ड के नाम से या फिर पंजाब अकॉर्ड के नाम से जो वो जाना जाता है। अब जो है वो पीस डिड नॉट कम इजीली और इमीडिएटली। अब इतनी जल्दी इतने बड़े लेवल के ऊपर जो वो दंगे फसाद यहाँ पर होते हैं तो शांति एकदम से कायम
नहीं हो सकती। ये साइकिल जो है हिंसा को कंटिन्यू जो वो धीरे धीरे चलता रहता है और ऐसे में पॉलिटिकली इट लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ द अकाली दल। अकाली दल भी जो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है आगे चलकर। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट एंड द नॉर्मल इलेक्टोरल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस वाज सस्पेंडेड। ऐसे में जब वहाँ पर एक्टिविटीज ऐसी चल रही थी, पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं थी, तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो वो लागू कर दिया जाता है और नॉर्मल इलेक्शन होने तक वहाँ पर कंटिन्यू जो है प्रेसिडेंट रूल रहता है। इट वॉज नॉट ईजी टू रिस्टोर द पॉलिटिकल प्रोसेस in the atmosphere of suspicion and violence. When elections were held in Punjab in 1992, only 24% of the electors turned out to vote. यहाँ पर अगर दोबारा जो है वो जाकर 1992 में जो सिचुएशन नॉर्मल होती है और सिर्फ 24% जो वोटर्स थे टर्न आउट टू वोट, वही जो वो अपना वोट जो टर्न आउट कर पाते हैं। मिलिटेंसी वॉज इवेंचुअली eradicated by the security forces, but the losses incurred by the people of Punjab, Sikh, Hindu and alike were enormous. कहता है कि मिलिट्री ठीक है, सिक्योरिटी फोर्स जो सुरक्षात्मक अपना कार्य जो वो किया मिलिट्री ने, लेकिन जो नुकसान हुआ पंजाब के लोगों का, सिखों का, हिंदुओं का, वो इतने बड़े लेवल पर था कि उसकी भरपाई बहुत जल्द कर पाना जो वो सही नहीं था। अब अगर शांति की बात की जाए तो 1990s के दशक में 20 में आकर जो वहाँ पर कुछ हद तक जो वो शांति कायम हो पाती है। अलायंस जो था अकाली दल का यानी बादल जी के नेतृत्व में और बीजेपी जो वो स्कॉर्ड ए मेजर विक्ट्री 1997 में, दोनों की मिलीजुली सरकार जो 1997 में जो वो आपके बादल सिंह अकाली दल जिसका नेतृत्व बादल सिंह जी कर रहे थे और बीजेपी का एक अलायंस जो वो बनता है और फर्स्ट नॉर्मल इलेक्शन जो वो स्टेट के अंदर पोस्ट मिलिटेंसी एरा यानी कि पहली बार नॉर्मल इलेक्शन जो वो कराए जाते हैं। इन सारी सिचुएशंस जो हो चुकी थी अब तक, उसके बाद नॉर्मल इलेक्शन होते हैं, स्टेट जो वो फिर से अपना जो है अपना नॉर्मल रूटीन के ऊपर आता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल चेंजेस जो वहाँ पर किए जाने शुरू होते हैं। दो रिलीजियस आइडेंटिटीज कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट फॉर द पीपल, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि धार्मिक जो बातें हैं वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर बात आती है तो सीधी सी बात है जो 7 सिस्टर्स हैं। 7 सिस्टर्स का नाम आपने सुना होगा बिल्कुल। इसके अंदर आपका आसाम, मणिपुर, आपका मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम नहीं, ये जो है स्टेट्स इसके अंदर आएंगे जिनको 7 सिस्टर बोला जाता है। यहाँ पर जो है ये रीजन जो है ओनली 4% ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन बट अबाउट ट्वाइस एज मोर मच शेयर ऑफ इट्स एरिया। ए स्मॉल कॉरिडोर ऑफ अबाउट 22 किलोमीटर कनेक्ट्स द रीजन ऑफ टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि 22 किलोमीटर का जो एरिया है वो इसको कनेक्ट करता है देश के दूसरे हिस्सों से। अदरवाइज द रीजन शेयर्स बाउंड्री विद द, और ये जो रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो रीजन है ये सारा का सारा मैप में जो आपको दिखा रखा है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आपका मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आपका मेघालय, आपका आसाम, ये सारे के सारे जो वो इसके अंदर आते हैं। ये इस मैप को ध्यान से देख लें, इनकी लोकेशन देख लें और इसकी बाउंड्री जो है वो टच करती है हमारे कौन कौन से जो है कंट्री है उनको। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की वो करती है चाइना को, म्यांमार को, बांग्लादेश को, ठीक है। एंड इंडियाज गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, यानी कि साथ ही साथ यहीं से जो वो रास्ता ओपन होता है जिससे कि इंडिया अपना व्यापार, अपना ट्रेड एक्टिविटीज जो वो कर पाता है साउथ ईस्ट एशिया के साथ। द रीजन हैज विटनेस्ड ए लॉट ऑफ चेंज सिंस 1947। ये इस बात का गवाह रहा है कि बड़े लेवल के ऊपर जो 1947 के बाद बहुत सारे चेंजेस आए। त्रिपुरा, मणिपुर और खासी हिल्स जो मेघालय की रही हैं वहाँ पर प्रिंसली स्टेट्स जो वो रहा विच मर्ज्ड विद इंडिया, इनको सबको मिक्स कर दिया गया इंडिया के अंदर आज़ादी के बाद। लेकिन जो एंटायर रीजन था नॉर्थ ईस्ट का हैज़ अंडरगॉन कंसिडरेबल पॉलिटिकल रीऑर्गेनाइजेशन। ये चाहते थे कि इनका फिर से रीऑर्गेनाइजेशन हो। नागालैंड जो वो 1963 के अंदर स्टेट बनता है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जो वो 1972 में बनते हैं, यानी कि यहाँ पर उससे पहले ऑटोनोमस स्टेट जो है या फिर रूलर के द्वारा ये चल रहा था। नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड जो है आपका वो स्टेट बनता है 1963 में, वहीं पर मणिपुर, आपका त्रिपुरा, आपका मेघालय, ये स्टेट का दर्जा जो है वो 1972 में लेते हैं। वहीं पर मिजोरम, आपका साथ में मिजोरम के साथ अरुणाचल प्रदेश,
ये जो है आपका स्टेट का दर्जा जो है इनको मिलता है कब, 1987 के अंदर। The partition of India in 1947 had reduced the northeast to a landlocked region and affected the economy. Cut off from the rest of India, the region suffered neglect in development terms. Its politics too remained insulated. At the same time, most states in this region underwent major demographic change due to influx of migrants from neighboring states and countries. कहता है कि ये जो है एक तरह से कट ऑफ ये था अदर इंडिया के हिस्सों से, नॉर्दर्न ईस्टर्न जो हिस्सा था, लेकिन बाद में यहाँ पर जो है ज़्यादा खास डेवलपमेंट भी नहीं होती है, लेकिन बाद में इस एरिया के अंदर भी जो है वो कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी लेवल के अंदर जो हम देखेंगे बांग्लादेश से, म्यांमार से जो वो अलग अलग जिनको शरणार्थी बोलते हैं, रिफ्यूजीज, जो वो यहाँ पर इस एरिया में आकर रहने लग गए, जिसकी वजह से चाहे वो 1971 का युद्ध रहा है पाकिस्तान के साथ हमारा, या फिर 1962 के दौरान रहा है, या फिर वैसे, और आज भी ऐसा नहीं है कि ये समस्या सोल्व हो गई। रोहिंग्या मुसलमान की हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद ये आज भी इमिग्रेंट्स जो हमारे कंटिन्यू इन एरियाज के अंदर घुस रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर असर पड़ रहा है, यानी कि रिसोर्सेज के ऊपर असर पड़ रहा है। तो सीधी सी बात है, जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके ऊपर भी असर हो रहा है। तो ऐसे में जो इस एरिया के लोग हैं, इन्होंने आइसोलेशन ऑफ द रीजन, इट्स कॉम्प्लेक्स सोशल कैरेक्टर एंड इट्स बैकवर्ड कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव ऑल रिजल्टेड इन द कॉम्प्लिकेटेड सेट ऑफ डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। द वेस्ट international border and weak communication between the northeast and the rest of India have further added to the delicate nature of politics there. Three issues dominate the politics of northeast. यहाँ पर rest of India और यहाँ की politics के अंदर जो issues create रहे, demand for autonomy. अब जो north east states हैं इन्होंने और ज़्यादा demand की, तीन issues इनके main रहे हैं, वो कौन कौन से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले demands for autonomy, autonomy को लेकर डिमांड, movements for succession यानी कि अपने उत्तराधिकार को लेकर जो वो आंदोलन, साथ ही साथ एंड अपोजिशन टू आउटसाइडर्स से, इन्होंने अपोज किया आउटसाइडर्स को, वही रेफ्यूजीज की जिनकी मैंने बात की इनको इन्होंने पूरी तरह से अपोज किया। मेजर इनिशिएटिव्स ऑन द फर्स्ट इशू 1970s, पहला जो इश्यूज था ऑटोनोमस स्टेट की जो मांग की रही थी, इसको सोल्व किया गया 1970s के दशक के अंदर। सेट द स्टेज फॉर सम ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स ऑन द सेकेंड एंड द थर्ड इन द 1980s। यहाँ पर यानी कि 1780s के दौर के अंदर जो हो वो कुछ सुधारात्मक कार्य किए गए इन स्टेट्स के लिए। अब ये स्टेट जो वो और ज़्यादा ऑटोनमी चाहेंगे अपने लिए, क्यों, किस वजह से, लेट्स सी। डिमांड फॉर ऑटोनमी, इन्होंने अपनी डिमांड जो वो कंटिन्यू रखी। एट इंडिपेंडेंस एट द एंटायर रीजन, अगर पूरे आज़ादी के बाद हम पूरे क्षेत्र की बात करें तो मणिपुर, त्रिपुरा जो वो कंप्राइज द स्टेट ऑफ आसाम, ये जो कभी आसाम के अंदर ही शामिल थे, इन्होंने डिमांड की कि इनको और ज़्यादा जो वो ऑटोनमी दी जाए। दैट आसाम गवर्नमेंट वॉज इम्पोजिंग आसामा इज लैंग्वेज, क्योंकि आसामी जो गवर्नमेंट थी वो वहाँ पर आसामी लैंग्वेज जो इम्पोज कर रही थी, जो कि वहाँ के मणिपुर और जो आपके त्रिपुरा के जो लोग थे जो इसके अंदर रह रहे थे उनको ये बात रास नहीं आई। तो ऐसे में अपोज खड़ा हो गया, इसके ऊपर प्रोटेस्ट किए गए, राइट्स होते हैं, और जो लीडर होते हैं मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, वो चाहते थे कि सेपरेट हो जाए वो किससे, आसाम से, यानी कि हमें आसाम से सेपरेट कर दिया जाए। मणिपुर और त्रिपुरा के लोग ऐसे मांग कर रहे थे। तो ऐसे में उन्होंने अपना एक अलग से एक ग्रुप बनाया जिसको ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन के नाम से जाना जाता है, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन के नाम से जाना जाता है, विच later transformed into a more comprehensive all-party leaders conference in 1960s। और उसके बाद में जो हो 1960 के अंदर आकर जो है ये और ज़्यादा जो वो प्रभावशाली बन जाता है। They demanded a tribal state to be carved out of Assam, और उन्होंने अब पूरी तरह से डिमांड कर ली एक ट्राइबल स्टेट की, उनको आसाम से पूरी तरह से जो वो अलग बनाया जाए। सो फाइनली ये मान लिया गया, सेवरल स्टेट्स को कार्ड आउट ऑफ आसाम से बहुत सारे स्टेट जो वो अलग हुए। डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम्स द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू क्रिएट मेघालय, अलग अलग समय पर सरकार को जो वो उनकी मांगों को देखते हुए मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम जो वो है उनको एज ए स्टेट के रूप में जो अपग्रेड करना पड़ा। अब बात आती है द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट वॉज कम्प्लीटेड बाय 1972 में जो ये काम खत्म हो गया था, लेकिन जो एंड था
ऑटोनॉमी को लेकर डिमांड जो थी वो अभी भी खत्म नहीं हुई थी। आसाम के अंदर उदाहरण के लिए जो यहाँ की कम्युनिटी है, बोडोज, काबिज एंड डिमासीज वांटेड सेपरेट स्टेट्स, यानी कि ये जो जनजातियां हैं ये भी अपने लिए सेपरेट स्टेट्स की मांग कर रही हैं, और इसके लिए दे वर्कड फॉर दिस डिमांड बाय मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन, पॉपुलर मूवमेंट्स एज वेल एज थ्रू इंसर्जेंसी, यानी कि बड़े लेवल पर इसके लिए उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन भी किए, मूवमेंट किए हैं कि इनको भी जो अलग दर्जा दिया जाए। अब ये बोडोज की जो डिमांड है इसको जो वो सोल्व कर दिया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। अब बोडो क्या है, एक जनजाति है बड़े लेवल के ऊपर। बोडोलैंड की डिमांड ये कंटिन्यू करते रहे, अपने लिए अलग से जो बोडोलैंड एरिया, बोडो स्टेट जो उनको दे दिया जाए, ये डिमांड ये कंटिन्यू करते रहे हैं सरकार को से, और इसको लेकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो वो रिवोल्ट भी होते रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो हमने इसके अंदर देखा कि किस प्रकार से जो हमारे यहाँ अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा, ट्राइबल्स के द्वारा जो वो डिमांड की जाती रही है अलग अलग स्टेट को लेकर। अब बात आते हैं सेसेशनिस्ट मूवमेंट की, किस प्रकार से जो है ये मूवमेंट क्या था, क्यों हुआ, किस प्रकार से जो वो अपनी डिमांड्स ऑटोनॉमी को लेकर जो कंटिन्यू वो जो है झगड़ा होता है। यही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ही हम बात करेंगे। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी वर इजियर टू रिस्पॉन्ड टू, कहते हैं डिमांड जो वो बहुत आसान होता है ऑटोनॉमी की जो डिमांड है वो करना। फॉर दीज इन्वॉल्व यूजिंग द वेरियस प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटीज, और ऐसे में जो हमारे यहाँ प्रोविजन भी किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कि जो भी हमारे यहाँ डाइवर्सिटीज़ है उन सबको जो है एक्सेप्टेबल किया जाए, यानी कि सबको जो है सबके राइट्स के अकॉर्डिंग, सबके जो कल्चर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो वो हों। और ऐसे में इट वाज मच मोर डिफिकल्ट व्हेन सम ग्रुप्स डिमांडेड ए सेपरेट कंट्री, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब कोई स्टेट डिमांड करने लगता है सेपरेट कंट्री की। तो ऐसे में वहाँ पर उस देश की एकता को जो वो खतरा होता है। द कंट्रीज लीडरशिप फेस्ड दिस प्रॉब्लम, हमारे यहाँ कंट्री ने ये समस्या जो फेस की है एक लंबे समय तक। इवन एटलीस्ट 2 स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, 2 स्टेट जो इनके अंदर आते हैं। कंपैरिजन ऑफ दीज 2 केसेस ऑफर एज लेसन इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, तो ये हमें कुछ ना कुछ जो वो लेसन सिखाएंगे कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर किस प्रकार से जो वो स्टेट्स अपनी मांग कर रहे हैं। कहते हैं कि आज़ादी के बाद अगर बात की जाए तो मिजो हिल्स एरियाज वॉज मेड इन ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट विद इन आसाम। मिजो हिल वाला जो एरिया है वो अपने एक स्वायत्तता के साथ, एक इंडिपेंडेंस के साथ जो आसाम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट होती है। कुछ मिजोज यहाँ पर, यानी मिजो लोग जो है, मिजो जनजाति के जो लोग हैं वो विश्वास करते हैं कि वो कभी भी जो ब्रिटिश इंडिया के हिस्सा नहीं थे, तो ऐसे में वो इंडियन यूनियन में भी शामिल नहीं होना चाहते। लेकिन मूवमेंट जो है, मूवमेंट फॉर सक्सेशन गेन पॉपुलर सपोर्ट आफ्टर द आसाम गवर्नमेंट फेल टू रिस्पॉन्ड एडिक्वेटली टू द ग्रेट फेमाइन इन 1959 इन मिजो हिल्स। लेकिन क्या होता है, वहाँ की आसाम गवर्नमेंट जो है 1959 में वहाँ पर अकाल पड़ता है, तो वहाँ की सरकार उन लोगों की कोई हेल्प नहीं कर पाती। तो ऐसे में मिजोज का गुस्सा जो वो ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो मिजो नेशनल फ्रंट जो वो उसकी डिमांड करते हैं, और उनके जो लीडर होते हैं लाल डेंगा जो वो इनके लीडर होते हैं। ये कौन थे इनके बारे में डिटेल में यहाँ पर दे रखा है, आप इसको पढ़िएगा, 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये लीडर हैं, क्या इन्होंने जो ज्वाइन किया, इन्होंने पॉलिटिकल इनकी जो पॉलिसीज रही वो क्या क्या रही। तो इस प्रकार से मिजो लोगों के द्वारा भी एक पार्टी जो वो बना ली गई, फॉर्मेशन की गई, मिजो नेशनल फ्रंट जिसको बोला जाता है, और इसकी लीडरशिप जो वो लडेंगे के द्वारा की गई है। 1966 के अंदर जो MNF है, MNF अब ये शॉर्ट में नाम मिलेगा आपको, स्टार्टेड एन आर्म्ड कैंपेन फॉर इंडिपेंडेंस। अब ये पार्टी चाहती है कि उनको भी पूरी तरह से क्या मिले, आज़ादी मिले। सो It started a 2-decade long battle between Mizo insurgents and the Indian Army। लंबे समय तक जो 2 decades तक इंडियन आर्मी के बीच में और इस पार्टी के बीच में जो एक्टिविटीज़ जो वो चलती रहती हैं, यानी कि डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स जो वो चलता रहा। ऐसे में MNF जो वो फोर्ट एक गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर क्या होता है, वो वॉर जो वनों में या फिर पहाड़ों के ऊपर छिप छिप के किया जाए, ठीक है। तो ये लोग जो, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी है, तो मोस्टली ये एरिया जो पहाड़ी एरिया है, साथ ही साथ जो वो वन भी यहाँ पर ज़्यादा है। तो सेना के साथ इनका गुरिल्ला वॉर जो वो कंटिन्यू चलता रहा। सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तानी गवर्नमेंट, और इनको जो वो सपोर्ट किया जा रहा था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा, एंड सिक्योर्ड शेल्टर इन द
इन द देन ईस्ट पाकिस्तान, और इन लोगों को ये बोला जा रहा था कि आपको सिक्योर किया जाएगा ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। इंडियन सिक्योरिटी फोर्स काउंटर्ड इट विद ए सीरीज ऑफ रेप्रेसिव मेजर्स ऑफ विच द कॉमन पीपल वर द विक्टिम्स। ऐसे में जब सरकार को पता चला कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है तो हमने बड़े ही जो वो दमनकारी तरीके से जो इन सबको, इन सारी सिचुएशंस को कंट्रोल किया, और जो वहाँ के लोग हैं, साधारण जो जनता थी, वर द विक्टिम्स, वो इस बात की गवाह हैं कि वाकई ही सरकार के द्वारा ये मेजर अपनाया गया था। एट वन पॉइंट इवन एयर फोर्स वॉज यूज, यहाँ तक कि जो एयर फोर्स भी यूज की गई थी। ये जो है मेजर्स हैं कॉजिस्ट मोर एंगर एंड एलिनेशन अमंग द पीपल, जिनकी वजह से लोगों में जो वो गुस्सा और विद्रोह जो वो और ज़्यादा भड़क गया था। अगर 2 डिकेड्स के एंड की बात की जाए तो कहीं ना कहीं एवरीवन वाज ए लूजर, कहीं ना कहीं हर कोई जो वो हार चुका था। क्या दिस इज रेयर मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ बोथ हैंड्स, यानी कि मैच्योरिटी नहीं आई थी पॉलिटिक्स के अंदर, और उसका सामना जो वो चाहे वो सरकार की तरफ से था या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से था, कहीं ना कहीं दोनों ही फेल हो रही थी। ये सीज टू फायर बाय एमएनएफ एक डिक्लेरेशन है, लेडेंगा टू हेड कोलिशन गवर्नमेंट, किस प्रकार से उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट को जो वो हेड किया, उसी टाइम की जो वो न्यूज़ चैनल्स के अंदर जो वो दिखाया गया है। हैवी रेन्स इन लखनऊ, उस दौरान क्या सिचुएशन चल रही थी। लेडेंगा कम बैक फ्रॉम एग्जाइल इन पाकिस्तान, अब कारावास से जो है पाकिस्तान से वापस आते हैं और स्टार्टेड करते हैं बातचीत अपनी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। राजीव गांधी जो है उनके साथ उनकी बातचीत शुरू होती है, और राजीव गांधी जी ने जो बड़े ही पॉजिटिव तरीके से जो इसका कंक्लूजन निकाला। 1986 के अंदर जो वो एक शांति वार्तालाप होती है दोनों के बीच में। एज पर दिस अकॉर्ड एक एग्रीमेंट होता है, इसके अनुसार मिजोरम वाज ग्रांटेड फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड विद स्पेशल पावर्स एंड द एमएनएफ एग्रीड टू गिव अप स्केसनिस्ट स्ट्रगल। उन्होंने जब अपनी और मोर ऑटोनॉमी को लेकर जो डिमांड छोड़ दी एमएनएफ ने, और ऐसे में मिजोरम को एक स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया, और साथ ही कुछ स्पेशल पावर भी इनको दी गई, क्योंकि ये जो ईस्टर्न स्टेट है इनको आर्टिकल 371 के तहत भी इनको कुछ स्पेशल पावर दी गई है। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिटी वाला एरिया है, ट्राइबल एरिया जो हो वो इसमें ज़्यादा है, ट्राइब्स जो हो बहुत ज़्यादा लेवल पे रहते हैं। तो ऐसे में उनकी फीलिंग्स और उनकी जो वो फीलिंग्स को देखते हुए, उनके कस्टम्स को देखते हुए उनको जो है उनके अकॉर्डिंग जो हो वो ज़्यादा स्पेशल पावर दी गई है आर्टिकल 371 के तहत। अब जो स्टोरी है नागालैंड की वो भी कुछ सेम ही है मिजोरम की तरह, कि इससे पहले कि हम ये स्टार्ट करें, हैप्पी एंडिंग नहीं येट हैड सच ए हैप्पी एंडिंग, और जो हमने मिजोरम का पढ़ा वो एक सच सुहावना जो एंड नहीं था। यानी हमने जो पढ़ा उसमें हमने ये देखा सुहावना कैसे नहीं था, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ उठानी पड़ रही थी, जो कॉमन लोग थे उनको समस्याएं हो रही थी। तो अब बात कर लेते हैं नागालैंड की। तो नागालैंड के अंदर नागाज जो होते हैं, आगामी जपू फिजो जो एक आंदोलन होता है, नागाज जो है वो अपने आप को उनकी लीडरशिप में जो इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं इंडिया से, ठीक है, 1951 में। फिजो टर्न डाउन मैनी ऑफर्स ऑफ नेगोशिएटेड सेटलमेंट, कोशिश की फिजो ने बहुत सारी जो वार्तालाप करने की। द नागा नेशनल काउंसिल लॉन्च्ड एन आर्म्ड स्ट्रगल फॉर सॉवरेनिटी ऑफ नागाज, ऐसे में यहाँ पर नागा नेशनल काउंसिल जो है एक ग्रुप था, उन्होंने लॉन्च किया एक पूरा आर्मी स्ट्रगल जो है वो। आफ्टर ए पीरियड ऑफ वायलेंस इंसर्जेंसी ए सेक्शन ऑफ द नागा साइंड एन एग्रीमेंट, ऐसे में उन्होंने जो वो साइन किया एक एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ, बट दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू अदर रिबेल्स। द प्रॉब्लम इन नागालैंड स्टिल अवेट्स ए फाइनल रेजोल्यूशन, यानी कि वहाँ पर नागालैंड में नागा कम्युनिटी के द्वारा, ट्राइब्स के द्वारा आज भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम बनी हुई है। मूवमेंट्स अगेंस्ट आउटसाइडर्स, मूवमेंट्स आउटसाइडर का हम बात करेंगे इन्हीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, जहां पर आज भी कहीं ना कहीं जो है वो आउटसाइडर्स को लेकर, यानी मैंने आपको बताया थी कि एमिग्रेंट्स और ये लोग जो है वो इन एरियाज़ के अंदर सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, तो वहाँ पर आंदोलन जो वो चले हैं। अगर बड़े लेवल के ऊपर हम देखें तो माइग्रेशन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है उन्होंने स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो है यहाँ पर देखने को मिली है लोकल कम्युनिटी की। क्योंकि यहाँ पर जो है आउटसाइडर या फिर आप कह लीजिए माइग्रेंट्स जो वो बड़े लेवल पर आ रहे हैं सालों से, जिसकी वजह से India or abroad are seen as a encroachers on scarce resources like land and potential competition to employment. Employment opportunities और land की समस्या जो है इन लोगों के बीच में बन रही है, जिसकी वजह से लोग कंटिन्यू जो है वो विरोध कर रहे हैं इन एक्टिविटीज़ का। तो ऐसे में आसाम मूवमेंट जो वो चलाया गया 1979 के अंदर और 85 के अंदर, बेस्ट एग्जाम्पल इनको माना जाता है इन मूवमेंट्स के अंदर, जो कि आउटसाइडर्स के खिलाफ ही रहा। अभी आसामीज थे, वो सस्पेक्टेड दैट देयर वर
ह्यूज नंबर्स ऑफ इलीगल बंगाली मुस्लिम सेटलर्स फ्रॉम बांग्लादेश। अब इनको ये शक था आसामी लोगों को कि बहुत सारे बंगाली मुस्लिम्स जो है वो बांग्लादेश से आकर उनके बीच में रह रहे हैं। उन्होंने सोचा कि ऐसे में जो ये फॉरेन नेशनल्स आर डिटेक्टेड एंड डिपोर्टेड दे वुड रिड्यूस द इंडिजीनियस आसामीज इनटू ए माइनॉरिटीज। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, तो ऐसे में आसामियों को अपने लिए खतरा महसूस हुआ। उनको लगा कि हम जो आसामी हैं, जो कि मूल निवासी हैं आसाम के, हम माइनॉरिटी में हैं और इन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये तो तुम्हें डोमिनेट करेंगे। तो ऐसे में जो है देयर वर अदर इकोनॉमिक इश्यूज भी बन रहा था। वहां पर बड़े लेवल के ऊपर गरीबी, बेरोजगारी जो आसाम के अंदर वो देखने को मिली। साथ ही साथ अदर जो रिसोर्सेज थे, जैसे ऑयल हो गया, टी हो गया, कोल हो गया, यहाँ ये जो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे, यहाँ पर आसाम के जो मूल निवासी थे वो इन सबसे दूर जा रहे थे। तो ऐसे में इन लोगों ने इन सब का विरोध करना शुरू कर दिया। 1979 के अंदर आसाम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, 1979 के अंदर आसाम के स्टूडेंट्स के द्वारा आसू आप एक तरह से कह सकते हैं, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन जिसको बोला जाता है, ये एक संगठन बनाया जाता है। और उस दौरान जब ये संगठन बनता है तो ये सिर्फ अपनी डिमांड्स को लेकर जो है बनाया गया था, इनका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं था। लेकिन बाद में जो वो इसको एंटी फॉरेन मूवमेंट जो वो उस के तहत जो वो आगे बढ़ाया गया, ये मूवमेंट जो था वो अगेंस्ट था इलीगल माइग्रेंट्स की, अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ बंगालीज एंड अदर आउटसाइडर्स। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं सारा का सारा जो हो ये माइग्रेशन के ही खिलाफ ये आंदोलन जो वो स्टार्ट किया गया था। ऐसे में इन्होंने faulty voters register that included the names of lakhs of immigrants. The movement demanded that all outsiders who had entered the state after 1951 should be sent back. इनकी मांग ये थी कि जितने भी बाहर से लोग आए हैं 1951 के बाद उन सबको जो वो वापस भेजा जाए यहाँ से। ये जो मूवमेंट था followed many novel methods and mobilized all sections of Assamese people doing sport across the state. इसको बड़े लेवल के ऊपर जो वो स्पोर्ट भी मिला और बड़े लेवल पर जो है ये आंदोलन चलाया गया। It also involved many ट्रेजिक एंड वायलेंट इंसिडेंट्स, और इसमें कई बार जो वो दंगे भी देखने को मिले, जिसकी वजह से कई बार प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ को भी नुकसान हुआ। ये जो मूवमेंट था ऑल्सो ट्राई टू ब्लॉकेट द मूवमेंट ऑफ ट्रेन्स एंड द सप्लाई ऑफ ऑयल फ्रॉम आसाम टू रिफाइनरीज इन बिहार। ऐसे में इन लोगों ने, इस मूवमेंट ने जो हो ये सारी ब्लॉकेट डालने की भी जो वो कोशिश की, ट्रेनों को रोक दिया, या फिर जो ऑयल की सप्लाई होती थी आसाम से जो है वो बिहार की रिफाइनरीज तक, उनमें भी इन्होंने कई बार जो अड़चने जो वो लगाई। अब 6 सालों के बाद जो वो एक और बदलाव आता है, राजीव गांधी जो है वो सरकार आती है, एंटर्ड इनटू नेगोशिएशंस विद द आसू लीडर। उन्होंने आसू लीडर्स के साथ वार्तालाप की और एक साइंड एक अकॉर्ड, एक एग्रीमेंट जो वो साइन हुआ कब, 1985 में। इसके अकॉर्डिंग क्या था, दोज फॉरेनर्स हु माइग्रेटेड इनटू आसाम ड्यूरिंग एंड आफ्टर बांग्लादेश वॉर एंड सिंस वर टू बी इन आइडेंटिफाइड एंड डिपोर्टेड, उनको पहचान की जाएगी और उनको वापस भेजा जाएगा। ये सहमति बन गई, यानी कि जब एग्रीमेंट हुआ तो ये सहमति बन गई राजीव गांधी जी के साथ। जो भी लोग बांग्लादेश से आए हैं, फॉरेनर हैं, शरणार्थी हैं, आसाम के अंदर माइग्रेशन के दौरान जितने भी आए हैं, उनको जो है उनकी पहचान करके उनको वापस भेजा जाएगा। विद द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द मूवमेंट द आसू एंड द असोम जन संग्राम परिषद, ये जो है ये मूवमेंट जब सक्सेसफुल हुआ तो ये जो दूसरा था ग्रुप, असोम जन संग्राम परिषद, ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ एज ए रीजनल, इन्होंने भी अपने आप को एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इस्टेब्लिश किया, जिसको असोम जन परिषद AJP भी बोला जाता था। इट केम टू पावर इन 1985 विद द प्रॉमिस ऑफ रिजॉल्विंग द फॉरेन नेशनल प्रॉब्लम एज वेल एज टू बिल्ड ए गोल्डन आसाम। और इन्होंने पूरी तरह से ये पार्टी अस्तित्व में आती है 85 के अंदर और प्रॉमिस करती है कि फॉरेन नेशनल प्रॉब्लम जो भी है फॉरेनर को लेकर ये इसको सॉल्व करेगी और आसाम को एक गोल्डन आसाम जो वो
वो बनाएगी। अब इस प्रकार से असम एग्रीमेंट जो भी हुआ वो एक शांति और एक बदलाव लेके आता है असम की पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन ये पूरी तरह से प्रॉब्लम जो थी इमिग्रेशन की ये सॉल्व नहीं हुई है, इवन आज तक नहीं हुई है। द इशू ऑफ द आउटसाइडर्स कंटिन्यू टू बी ए लाइव इशू ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ आसाम। ये इशू जो है वो आज भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। ये आसाम समझौता है उल्लेखनीय उपलब्धि, यानी कि उस दौरान इसको लेकर जो भी वार्तालाप हुई उसको बड़े लेवल के ऊपर जो वो अखिल असम गण संग्राम के द्वारा आसू के नेताओं के बीच में, राजीव गांधी जी की सरकार के बीच में जो भी वार्तालाप हुई थी वो सारी की सारी इसके अंदर दी गई हैं। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें क्या क्या जो वो बातें शामिल थी। अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन, अब जो है वो स्वीकृति देना, ठीक है, अपनी स्वीकृति देना और नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि देश की एकता के लिए जो वो काम करना। अब इसके अंदर क्या था कि दीज केसेस हैव शोन, ये जितने भी केसेस हमने पढ़े, चाहे वो पंजाब का है, जम्मू कश्मीर का है, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का है, तो हम देखेंगे कि आज़ादी के 7 दशक के बाद भी 6 डिकेड्स नहीं, अभी तो 7 डिकेड्स हो गए हैं, तो उसके बाद भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो नेशनल यूनिटी को जो वो नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा रहे हैं। सो वी हैव सीन दैट regional aspirations ranging from demands of statehood and economic development to autonomy and separation keep coming up। तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर या फिर अपनी खुद की स्टेटहुड की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए उन्होंने अपने लिए जो है ये सारी डिमांड्स की हैं। इवन कंट्री की यूनिटी के बारे में किसी ने भी जो इस बारे में नहीं सोचा। तो सबसे पहले व्हाट लेसन्स कैन वी ड्रॉ फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स, ये इतने सारे हमने एग्जाम्पल्स पढ़े। सबसे पहली बात आती है कि हमें इनसे क्या सीख सकते हैं, जो है हमें जो इन सब एग्जाम्पल्स को देखकर जो सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोस्ट एलिमिनेटरी लेसन जो रहेगा कि रीजनल एस्पिरेशंस आर वेरी मच ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कि ये जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं यानी जहाँ से हमने चैप्टर शुरू किया था, कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का ही एक जो है वो पार्ट है, यानी कि उसके अंदर क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर पूरी तरह से समाई हुई होती हैं। एक्सप्रेशन ऑफ रीजनल इश्यूज इज नॉट एन एब्रेशन और एन अबनॉर्मल फिनोमिना, इसको हम एक अबनॉर्मल जो फिनोमिना नहीं कह सकते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन स्मॉलर कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड किंगडम की बात करें, दे आर रीजनल एस्पिरेशंस इन स्कॉटलैंड, वहाँ पर भी ये है, स्कॉटलैंड के अंदर, वेल्स के अंदर, नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर, एंड स्पेन फेसेस सेसेशनिस्ट मूवमेंट फ्रॉम द बस्क्यूज एंड सो डज श्रीलंका फ्रॉम द तमिल्स, तमिल का इशूज रहा है श्रीलंका के अंदर, लिट्टे के द्वारा आपने पढ़ा भी होगा, जिसमें तमिल जो है वो चाहते हैं, सिंगला कम्युनिटी जो है वहाँ पर जो मेजोरिटी में है, तमिल जो हो माइनॉरिटी में है, तो उन्होंने भी अपनी सरकार के से बार बार जो इसको लेकर जो वो डिमांड की है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ही ऐसा हुआ है, रीजनल एस्पिरेशंस इंडिया के अंदर ही देखने को मिलती हैं। ये इतनी कंट्रीज के नाम हमने जो पढ़े हैं यहाँ पर भी इस तरह के इश्यूज जो वो सामने देखने को मिले हैं। सो नेशनल बिल्डिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, नेशनल बिल्डिंग का जो काम है एक ऑन गोइंग प्रोसेस जो कंटिन्यू चल ही रहा है। सेकंड लेसन हम इससे ये सीख सकते हैं, ये यहाँ पर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है। फर्स्ट लेसन हमने क्या सीखा, सेकंड क्या सीखेंगे, थर्ड क्या सीखेंगे, फोर्थ क्या सीखेंगे, तो ये हम देखते हैं। तो सेकंड में हम कह सकते हैं कि बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड टू, इसमें एक अच्छा तरीका ये हो सकता है रीजनल एस्पिरेशंस को जो वो करने का कि डेमोक्रेटिक नेगोशिएशंस के द्वारा जो है इसको ख़त्म किया जाए, यानी कि आपसी वार्तालाप के द्वारा इनको सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए। जो कि हमने सिचुएशन देखी, 80s मिलिटेंसी हैड इरप्टेड इन पंजाब, हमने देखा कि पंजाब में जिस प्रकार से मिलिट्री फोर्स जो हो वो वहाँ गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं। वहीं नॉर्थ ईस्टर्न में भी हमने देखा, स्टूडेंट्स का देखा आसाम के अंदर किस प्रकार से वो विरोध करते हैं। कश्मीर वैली के अंदर भी हमने देखा, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग दीज एज सिंपल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीच्ड नेगोशिएटेड सेटलमेंट विद रीजनल मूवमेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी सिंपल जो है इनको लॉ ऑर्डर के द्वारा जो इनको रीजनल मूवमेंट्स को जो वो रोका जा सकता है। ऐसे में सरकार को ये करना चाहिए कि जितने भी रीजनल मूवमेंट्स जो हो उठ रहे हैं किसी भी डिमांड को लेकर, तो गवर्नमेंट को तुरंत जो है इनके ऊपर वार्तालाप करना चाहिए। दिस प्रोड्यूस्ड ए
reconciliation which reduce the tensions existing in many regions. The example of Mizoram shows how political settlements can resolve the problem of separatism effectively. तो इस प्रकार से एग्जाम्पल था, किस प्रकार से हमने मिजोरम में भी देखा कि पॉलिटिकल सेटलमेंट जो हो वो होती है, उसको किस प्रकार से रिजोल्व किया जाता है, सेपरेटिज्म किस प्रकार से इफेक्टिवली जो वहाँ पर काम करता है। ये राजीव गांधी जी के बारे में बताया गया है। इन्होंने किन किन के ऊपर जो हो वो मुद्दों के ऊपर एग्रीमेंट जो वो किए, किन किन स्टेट्स के अंदर, वो आप इनको डिटेल में पढ़िएगा, 2 मार्क्स के लिए जरूरी है। थर्ड जो आता है कि गवर्नमेंट ऐसे में क्या कर सकती है कि सिग्निफिकेंस ऑफ पावर शेयरिंग। थर्ड लेसन हम ये सीख सकते हैं कि पावर शेयरिंग में क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होगा तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का सेंटर और स्टेट के बीच में कोई भी जो हो वो आपका इश्यूज नहीं आएगा। और जब सेंटर और स्टेट के बीच में इश्यूज नहीं आएगा तो सीधी सी बात है ऑटोनॉमी और इन सब को लेकर जो वो कोई पॉलिटिकल जो क्राइसिस नहीं हो सकते। तो यही हम कर सकते हैं कि ये काफ़ी इट इज़ नॉट सफिशिएंट, लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है। इसके साथ साथ जो हमें बिसाइड्स ग्रुप्स एंड पार्टीज फ्रॉम द रीजन नीड टू बी गिवन शेयर इन पावर एट द स्टेट लेवल, उनको स्टेट लेवल के ऊपर जो वो कुछ पावर दी जाए। सिमिलरली इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू से दैट द स्टेट्स और द रीजन्स हैव ऑटोनॉमी इन देयर मैटर्स, द रीजन्स टुगेदर फॉर्म द नेशन, सो द रीजन्स मस्ट हैव ए शेयर इन डिसाइडिंग द destiny of the nation. If regions are not given a share in the national level decision making, the feeling of injustice and alienation can spread. अगर इन रीजनल एस्पिरेशंस को पूरा नहीं किया जाता है तो उस दौरान लोगों के अंदर जो वो अन्याय और विद्रोह की भावना जो वो ज़्यादा भड़क जाती है और जो आगे चलकर जो वो देश के लिए खतरा बनती है। नेक्स्ट आता है कि रीजनल इम्बैलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमें रीजनल जो इम्बैलेंस है, यानी कि कहीं पर विकास ज़्यादा किया जाता है तो कहीं पर कम किया जाता है, उसको कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको प्रॉपर किया जाना चाहिए। बैकवर्ड जो स्टेट्स हैं, बैकवर्ड रीजन्स जो हैं, वो स्टेट्स ऐसा बहुत ज़्यादा फील करते हैं और इसीलिए वो जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं, तो उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। सो फाइनली दीज केसेस मेक अस एप्रिशिएट द, हम कह सकते हैं कि ये जितने भी केसेस थे उसमें हमें ये देखने को मिला कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से इन सारे क्वेश्चंस को जो वो डील किया है डाइवर्सिटी को लेकर। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसा इशू आता है तो हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारा 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अलाउ करता है डिफरेंट ट्राइब्स टेम्पल ऑटोनॉमी, कंप्लीट ऑटोनॉमी ऑफ प्रिजर्विंग देयर प्रैक्टिसेस एंड कस्टमरी लॉज। यानी कि 6th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बात मेंशन की गई है कि जो ट्राइबल्स हैं उनकी ऑटोनॉमी को कंटिन्यू करने के लिए, उनके राइट्स को बरकरार रखने के लिए जो हम डिफरेंट ट्राइब्स के लिए जो वो पूरी तरह से उनको एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। सो ये था हमारा चैप्टर जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो पढ़ा। गोवाज लिबरेशन इसमें दिया गया है। ये आपका यहाँ पर चैप्टर जो वो कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर जो आपको समझ आया होगा पूरी तरह से।